ये चर्चा है अपनी अनुच्छेद 12 से 35 तक की ये चर्चा है साथियों, मौलिक अधिकारों पर चर्चा है। मजा आ रहा है ऐसा कह रहे हैं एक मित्र, बहुत बढ़िया। हाँ, सारे प्रश्नों का जवाब देंगे साथियों, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक एक प्रश्न सामने मुझे आ रहे हैं, दिख रहे हैं। नमस्कार, मैंने कह दिया है, औपचारिक स्वागत आपका कर दिया है। अनुच्छेद 12 वापस समझाओ, कमल साहब कह रहे हैं। कमल जी, अनुच्छेद 12 देख लेते हैं। यस, ऑब्वियसली साथियों, मौलिक अधिकार टॉपिक हमने प्रारंभ कर दिया था। मौलिक अधिकार क्या है इसकी अवधारणा को हमने जान लिया था। अनुच्छेद 12 भी पिछले व्याख्यान में हमने चर्चा की थी। अनुच्छेद 12 पर भी हमने चर्चा की थी। 24 अप्रैल को बातचीत क्यों नहीं की? अरे भाई, 24 और 25 अप्रैल लॉकडाउन भूल गए क्या? 24 और 25 अप्रैल को लॉकडाउन, बंद, जोधपुर बंद, पूरा राजस्थान बंद, यूपी बिहार में भी कुछ इसी प्रकार की स्थिति मैं जान रहा हूँ। ऐसा मध्य प्रदेश में भी होगा, छत्तीसगढ़ में भी होगा। साथियों जानते हैं मानवता पर बहुत बड़ा संकट है। हाँ सही बात है, 24 अप्रैल बड़ी ऐतिहासिक तिथि है। बात करी थी हमने एक दिन, जिस दिन संविधान के आधारभूत ढांचे पर हमने बात की थी, तब आपको कहा था कि 24 अप्रैल की तिथि संविधान पर और राज्य व्यवस्था पर जो हम लोग बात करते हैं तो बड़ी ऐतिहासिक तिथि है। सचिन का डेट ऑफ बर्थ भी है, सही कह रहे हैं, सचिन का डेट ऑफ बर्थ भी है। पंचायत राज संस्था भी 24 अप्रैल को ही 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ। सारी बातें हैं साथियों, समय आने दीजिए, उस पर भी वापस चर्चा करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल साथियों, लास्ट व्याख्यान जो अपना रहा था उसमें हम लोगों ने भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 देखा और एक मित्र कह रहे हैं, कमल साहब भी कह रहे हैं कि अनुच्छेद 12 वापस बता दीजिए। साथियों मैंने कहा अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द परिभाषित है। भाई हमने ये बात की थी ना कि मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध में प्राप्त होते हैं, मौलिक अधिकारों की प्रकृति निषेधात्मक होती है, ऐसी हमने बात की थी। तो ये राज्य क्या है? इस राज्य शब्द को जिस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है वह अनुच्छेद 12 है। ठीक, आप तो मेरी बात सुनिए, आप यूं सोचिए ना, आप यूं सोचिए कि राज्य का मतलब सरकार है। ठीक है, राज्य का मतलब सरकार है, राज्य का मतलब उन सारी संस्थाओं से है जो सरकार द्वारा स्थापित है या फिर सरकार द्वारा स्थापित है या फिर ऐसी संस्थाएं जिनमें सरकार ने पैसा लगा रखा है। मुझे याद आ रहा है कि चंदू ने पिछले आज जुड़ा है तो आइडिया होगा। चंदू, आपने एक प्रश्न पूछा था कि, देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा था साथियों कि आपके कोई प्रश्न चूक जाते हैं क्योंकि स्क्रॉल इतना फास्ट होता है कि हम लोगों को मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन हमारी जो टेक्निकल टीम जो है वो हमको बाद में कमेंट भेजती है घर पर। तो चंदू का एक प्रश्न मुझे याद आ रहा है, चंदू शायद अभी आज से जुड़ा मुझे आइडिया नहीं। तो चंदू ने प्रश्न पूछा था कि निजी विद्यालय क्या राज्य शब्द में आते हैं? तो साथियों ऐसी सारी संस्थाएं राज्य शब्द की परिभाषा में आती है जहां सरकार ने पैसा लगा रखा है या सरकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वित्तीय सहायता प्राप्त करते हैं। ठीक है महेंद्र जी, यस महेंद्र जी कह रहे सर तो निजी विद्यालय कैसे आएंगे, वो तो निजी है ना। अरे महेंद्र जी मुझे एक बात बताओ कि निजी विद्यालय निजी है, मुझे मालूम है, बिल्डिंग उनकी, जमीन उनकी, स्टाफ को तनख्वाह वो देते हैं, मुझे मालूम है, आधारभूत ढांचे का खर्चा वो करते हैं महेंद्र जी, निजी विद्यालय वाले। लेकिन महेंद्र जी दो तीन बातें बताओ मुझे, ये जो निजी विद्यालय है ये जिन जगहों पर स्थापित किए गए, ये जो विद्यालय ने जब जमीन प्राप्त की थी ना, उस समय महेंद्र जी उन्होंने सरकार से छूट प्राप्त की थी। जमीन की जो कीमत थी ओरिजिनली उसकी जगह पर विद्यालय के नाम पर उन्होंने छूट प्राप्त की थी। और क्या विद्यालयों पर वो कानून लागू नहीं होते हैं जो सरकार बनाती है? इसलिए निजी विद्यालय भी राज्य शब्द की परिभाषा में आते हैं। तो चंदू जी आपने जो पिछले व्याख्यान में प्रश्न पूछा इसका भी जवाब आ गया। आप तो इतना ध्यान रखिए साथियों, राज्य मतलब ये सारी संस्थाएं जो सरकार की है, राज्य मतलब ये सारी संस्थाएं जिनकी स्थापना सरकार ने की है, राज्य मतलब ये सारी संस्थाएं जिसमें सरकार प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से वित्तीय सहायता करती है। राइट सर, आप तो आगे बढ़ो। ओके आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 13, भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद 13 पर हम लोग बात करने जा रहे हैं साथियों। देखिए आपके एग्जाम का जो लेवल है साथियों, आप कौन कौन है? रेलवे वाले लोग हैं, पटवार वाले लोग हैं, कांस्टेबल वाले लोग हैं, वनपाल वाले लोग हैं, लेखपाल वाले लोग हैं, एसएससी वाले लोग हैं, जेएलओ है, एएसआई की तैयारी करने वाले लोग हैं, ठीक है, हरियाणा पुलिस से संबंधित लोग हैं, और एमपी पटवार है, बिहार फायरमैन है, यूपी जुडिशियल सर्विसेज वाले लोग हैं। साथियों उन लोगों को ध्यान में रखते हुए हम भारत का संविधान पढ़ रहे हैं। डिटेल कितनी जरूरी है ये जानता हूं, राकेश जी थैंक यू वेरी मच, आप इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कि हमें सब समझ में आ जाता है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब अनुच्छेद 13 में क्या क्या प्रश्न पूछा जा सकता है साथियों? अनुच्छेद 13 में 3-4 प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं। एक, भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो साथियों अनुच्छेद 13 भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, क्यों है बात करेंगे। दूसरा, न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक समीक्षा, अंग्रेजी में कहते हैं जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? साथियों जुडिशियल रिव्यू शब्द का उल्लेख संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं है, लेकिन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 जो है वो जुडिशियल रिव्यू का आधार है। आज ये बात क्लियर करना चाहेंगे। प्रश्न बनता है कि संविधान के किस अनुच्छेद को न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू का आधार कहा जाता है? दैट आंसर विल बी अनुच्छेद 13। कैसे है इस पर बात करेंगे साथियों। ठीक है, तो यहां से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं उस पर मैं बात कर रहा हूं। अब देखिएगा अनुच्छेद 13 क्या है। राकेश जी आपका प्रश्न मुझे दिख रहा है, पूजा एकदम आपके प्रश्न का आंसर देंगे, चिंता मत कीजिएगा। अनुच्छेद 13 कठिन है मैं जानता हूं, लेकिन अगर हम लोग धीरे धीरे समझेंगे तो साथियों पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। आवाज धीरे आ रही है ऐसा कह रहे हैं तो टेक्निकल टीम इसको देख रही है, जवाब दे देगी वो अपना। ठीक है, देखिए इनिशियल स्टेज की जो क्लास थी उसमें आपको बताया गया साथियों कि ये जो सरकार है इस सरकार के 3 अंग होते हैं, एक व्यवस्थापिका, ठीक है, एक कार्यपालिका और एक न्यायपालिका। ये सरकार के 3 अंग हैं, आप जानते हैं अच्छी तरह से। आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादातर प्रश्न तथ्यात्मक बनते हैं, इसलिए उन्हीं मुद्दों पर हम अपने आप को रोकेंगे, सीमाओं को बंधा रखना जरूरी है। सरकार के 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। साथियों आप लोग जानते हैं कि व्यवस्थापिका कानून बनाती है, विधि बनाती है, विधि निर्माण का काम करती है, और व्यवस्थापिका जो विधि बनाती है उस विधि को लागू करने का काम कौन करता है? कार्यपालिका करती है। ठीक है, और न्यायपालिका इन दोनों के कार्यों के ऊपर निगरानी रखती है। ये बात आप लोगों को पहले दिन की क्लास में ही बताई थी। ठीक, नीतीश बाबू आप तो सर डिटेल में पढ़ाइए। नहीं नीतीश बाबू मैं बकायदा ध्यान रख रहा हूँ कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैंने पूरे एग्जाम्स के नाम बोले हैं। हाँ पीटीआई भी है भाई, मुझे मालूम है, चिंता मत कीजिएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट तो क्लियर कीजिए क्योंकि आपके यहाँ तथ्यात्मक बड़े प्रश्न अच्छे आते हैं।
न्यायपालिका किस बात की निगरानी रखती है? न्यायपालिका इस बात की निगरानी रखती है साथियों कि व्यवस्थापिका ने जो विधि बनाई है वो विधि संविधान के अनुसार है या नहीं है। इस बात को देखने का काम करती है न्यायपालिका। अब आपका प्रश्न ये हो सकता है कि सर हम लोग यहाँ न्यायपालिका पर क्यों चर्चा कर रहे हैं जबकि हम तो अनुच्छेद 13 पर बात कर रहे हैं। साथियों अनुच्छेद 13 न्यायिक समीक्षा, न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू का आधार है। कैसे है यही तो अपने को पढ़ना है। आप मुझसे प्रश्न पूछोगे कि सर ये कानून क्या होता है, ये विधि क्या होती है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में विधि शब्द बतला रखा है, तो लिखेंगे भी, थोड़ा समझ लेते हैं। तो ये आपको डायग्राम पता होना चाहिए कि न्यायपालिका के पास पावर है कि व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए किसी भी कानून की वे समीक्षा कर सकती है। किसके आधार पर? संविधान के आधार पर। न्यायपालिका की इसी पावर को हम न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं साथियों। तो कृष्ण कुमार जी आपका प्रश्न जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है। विष्णु जी क्या कह रहे हैं सर, क्या न्यायिक पुनरावलोकन शब्द संविधान में उल्लेखित है? अरे मैं यही तो कह रहा हूं कि न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है अनुच्छेद 13। ध्यान से सुने, आर्टिकल 13 जिस पर हम लोग बात करने जा रहे हैं वह अनुच्छेद जो है न्यायिक समीक्षा का आधार है। अनुच्छेद 13 तो छोड़िए, भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में न्यायिक पुनरावलोकन जैसा शब्द ही लिखा हुआ नहीं है। संविधान के किसी भी अनुच्छेद में इस प्रकार का शब्द लिखा हुआ नहीं है विष्णु जी, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये न्यायपालिका की ये जो पावर है कि व्यवस्थापिका की किसी भी विधि की समीक्षा वे संविधान के आधार पर कर लेते हैं, इसी पावर को हम लोग न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। इस शब्द का उल्लेख संविधान में किसी भी अनुच्छेद में नहीं। तो अनुच्छेद 13 में क्या लिखोगे आप? आज लिखिएगा जरा, अनुच्छेद 13 के आगे डैश करके लिखिए। अनुच्छेद 13 के आगे डैश करके लिख लीजिए, फिर क्या क्या सवाल आएंगे इसको हम लोग बात करते हैं। डैश करके लिखिएगा। कोई भी ऐसी विधि, कोई भी ऐसी विधि, कोई भी ऐसी विधि जो संविधान का उल्लंघन करती है, संविधान का उल्लंघन करती है, लिख दीजिए आप, कोई भी ऐसी विधि, कोई भी ऐसी विधि। पवन कुमार जी आगे मत बढ़िए, टॉपिक से रिलेटेड ही प्रश्न रहना चाहिए, ये मैंने पहले भी कहा है। कोई भी ऐसी विधि जो संविधान का उल्लंघन करती है, उल्लंघन करती है, वह विधि शून्य होगी, वह विधि शून्य होगी, वह विधि शून्य होगी। देखिए अनुच्छेद 13 में जो आपने लिखा है बहुत बड़ी बात लिखी है, बहुत बड़ी बात लिखी है, मुश्किल से समझ में आएगी, मैं अभी से बता रहा हूं, लेकिन सुनील साहब चिंता मत कीजिएगा, इसको हम लोग समझ लेंगे। क्या लिखा? कोई भी ऐसी विधि जो संविधान का उल्लंघन करती है वह विधि शून्य होगी। सुनील साहब क्या कह रहे हैं? शून्य से क्या मतलब है? हाँ यही तो बता रहा हूं साथियों, शून्य का मतलब है वह विधि असंवैधानिक हो जाएगी। संविधान के विपरीत, संविधान के खिलाफ कोई भी अगर विधि बनाई जाती है तो वह विधि शून्य हो जाएगी, वह विधि असंवैधानिक हो जाएगी। ऐसी बात लिखी हुई है अनुच्छेद 13 में। ठीक है साथियों, कोई भी विधि, कोई भी कानून जो संविधान के खिलाफ में है वह विधि शून्य हो जाती है, वह विधि अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाती है, ऐसा अनुच्छेद 13 कहता है साथियों, ऐसा अनुच्छेद 13 कहता है। इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि अनुच्छेद 13 में यह लिखा हुआ है कि ऐसी कोई भी विधि नहीं बनाई जा सकती है जो संविधान के विपरीत हो। यस, इसका मतलब यही है। और अगर संविधान के विपरीत कोई विधि बनाई जाती है तो साथियों वह विधि शून्य हो जाती है। क्या वह विधि, अमर साहब क्या कह रहे हैं, क्या वह विधि अपना शून्य हो जाती है? अपना कैसे शून्य होगी? कोर्ट को बैठे बैठे कोई सपना आएगा क्या? समझ लीजिए, देखिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं, उसको सुनिएगा। जैसे भारत सरकार ने संसद में एक कानून लाया, एक बिल लाया, इससे कानून बनाया, कौन सा? कृषि कानून। अब वो कृषि कानून जो बनाया गया है वो अगर संविधान का उल्लंघन करता है, और ध्यान से सुनिएगा, समय सिंह जी ध्यान से सुन लीजिए, समय के अनुसार बातों को सुन लीजिए। वह कानून अगर संविधान का उल्लंघन करता है तो कोर्ट को सपना थोड़ी आएगा। कोई भी, हम और आप जैसे लोगों में से कोई भी व्यक्ति कोर्ट में चैलेंज करेगा और कोर्ट को कहेगा साहब ये जो कानून है, ये जो विधि है वो क्या करती है? संविधान का उल्लंघन करती है। कोर्ट इस बात की जांच करेगा। कोर्ट इस बात की जब जांच करता है कि कृषि कानून संविधान के अनुसार है या नहीं है, तो इसी को हम न्यायिक समीक्षा कहते हैं साथियों। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? न्यायिक समीक्षा कहते हैं। महेश कुमार जी क्या अब मेरी बात समझ में आई? और अगर न्यायपालिका कह देती है कि वाकई में ये जो कानून है, ये जो विधि है वो संविधान का उल्लंघन करती है, तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका को ये पावर है कि वह इस विधि को क्या कर सकती है? असंवैधानिक घोषित कर सकती है, शून्य घोषित कर सकती है। न्यायपालिका के इसी पावर को हम न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। ठीक है, तो एक नोट डाल के लिखिएगा, एक नोट डाल के लिखिए, एक नोट डाल के लिख दीजिएगा। अनुच्छेद 13 के आधार पर, एक नोट डाल के लिखिए, अनुच्छेद 13 के आधार पर, अनुच्छेद 13 के आधार पर न्यायपालिका, अनुच्छेद 13 के आधार पर न्यायपालिका, अनुच्छेद 13 के आधार पर न्यायपालिका किसी भी विधि की समीक्षा, किसी भी विधि की समीक्षा, किसी भी विधि की समीक्षा संविधान के आधार पर करती है। किसी भी विधि की समीक्षा संविधान के आधार पर, संविधान के आधार पर करती है, संविधान के आधार पर करती है। इसे, इसे न्यायिक समीक्षा, लिखे लिखे, इसे न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन कहा जाता है। इसे न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन कहा जाता है। इसे न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन कहा जाता है। न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन कहा जाता है। प्रीति, न्यायिक पुनरावलोकन का उल्लेख कहां है? अरे भाई मैं ये कह रहा हूं कि न्यायपालिका जब किसी विधि को इस आधार पर जांचती है कि वह विधि संविधान के अनुसार है या नहीं है, इसको न्यायिक समीक्षा कहते हैं। प्रीति जी सुन लीजिए, और ये जो न्यायिक समीक्षा है या ये जो न्यायिक पुनरावलोकन है, इस शब्द का उल्लेख किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। मैं लिखवा रहा हूं। हालांकि अनुच्छेद 13 को आप न्यायिक समीक्षा का आधार कह सकते हैं, ऐसा प्रश्न बनेगा। ठीक है, मेरी बात को समझ रहे हैं? ठीक है, क्या कह रहे हैं मयूर? क्यों कहा जाता है अनुच्छेद 13 को? अरे भाई अनुच्छेद 13 में लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है कि कोई भी ऐसी विधि जो संविधान के खिलाफ में हो वह विधि शून्य हो जाएगी। तो शून्य अपना तो होगी नहीं, उसको कौन करेगा? न्यायपालिका करेगी। तो न्यायपालिका की इस पावर को हमने क्या कहा? न्यायिक समीक्षा। एक बार नोट डाल के लिखिए, एक बार नोट डाल के लिखिए, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13 न्यायिक समीक्षा का आधार है। अनुच्छेद 13 न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है। दोनों एक ही बात है, अंग्रेजी में जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। अनुच्छेद 13 न्यायिक समीक्षा का आधार है, न्यायिक समीक्षा का आधार है, न्यायिक समीक्षा का आधार है।
इसी में लिख दीजिएगा, इसी में लिखिए हालांकि संविधान के संविधान के किसी भी अनुच्छेद में हालांकि संविधान के किसी भी अनुच्छेद में हालांकि संविधान के किसी भी अनुच्छेद में, ये मंजू का प्रश्न को रोक दीजिए, मंजू का प्रश्न को रोकेगा, इसको हाईलाइट कर दो, मैं अभी इसको देखता हूं, वापस देखूंगा, अभी देखता हूं, पर इसको लिखवा देता हूं। हालांकि संविधान के किसी भी अनुच्छेद में, हालांकि संविधान के किसी भी अनुच्छेद में न्यायिक समीक्षा, हालांकि संविधान के किसी भी अनुच्छेद में न्यायिक समीक्षा को इवन आप तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लिख दो। हालांकि संविधान के किसी भी अनुच्छेद में न्यायिक समीक्षा शब्द का उल्लेख नहीं है, न्यायिक समीक्षा शब्द का उल्लेख नहीं है, न्यायिक समीक्षा शब्द का उल्लेख नहीं है। ठीक है, हाँ मंजू क्या कह रही है, न्यायिक समीक्षा शब्द का उल्लेख नहीं है, फिर भी अनुच्छेद 13 आधार है, कैसे समझाइए। अरे बहुत सिंपल सी बात है यार, मैंने आपको कहा कि अनुच्छेद 13 में लिखा हुआ है कि कोई भी ऐसी विधि जो संविधान का उल्लंघन करती है वो शून्य हो जाएगी। तो मैं ये कह रहा हूं शून्य होती कैसे, शून्य करने के लिए, असंवैधानिक घोषित करने के लिए इसे कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। कोर्ट में चैलेंज करना ही क्या कहलाता है, न्यायिक समीक्षा। मंजू जी ध्यान से सुन लीजिएगा, सारे मित्र जो सुन लीजिएगा, न्यायिक समीक्षा किसे कहते हैं, न्यायपालिका जब किसी विधि की समीक्षा संविधान के आधार पर करती है उसे न्यायिक समीक्षा कहते हैं। इसलिए मैंने कहा कि अनुच्छेद 13 न्यायिक समीक्षा का आधार है। फिर मैंने आपको ये भी लिखवा दिया क्या लिखा है मैंने ये भी लिखवा दिया साथियों कि न्यायिक समीक्षा शब्द का उल्लेख संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। सरीका क्या कह रही है, प्रश्न कैसा बनेगा, अरे प्रश्न यही तो बनेगा, दो तरह के प्रश्न हो सकते हैं साथियों, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक, न्यायिक समीक्षा का उल्लेख है, सुनिए न्यायिक समीक्षा का उल्लेख है, ये एक प्रश्न है आपके लिए। नंबर ए अनुच्छेद 124, नंबर बी अनुच्छेद 21, नंबर सी अनुच्छेद 13, नंबर डी किसी भी अनुच्छेद में नहीं। बताओ आंसर, बताइए इसका आंसर बताइए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, भजन लाल जी, नरेंद्र कुमार जी, दिलीप साहब, बहुत बढ़िया, राकेश बाबू जी, हंसराज जी, ठीक है, सबने जवाब तो दिया, लेकिन कुछ मेरे मित्रों ने जवाब दिया अनुच्छेद 13। देखो साथियों बात ठीक है आपकी, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर कर दीजिएगा, कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर कर दीजिए और आपका खुद का भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर दीजिए। अगर विकल्प ये है साथियों, बहुत ध्यान से सुनिए, अब मैं और नाम नहीं पढ़ पाऊंगा, पहले ध्यान से सुन लीजिए। अगर विकल्प ये है कि न्यायिक समीक्षा शब्द का उल्लेख कहां पर है और विकल्प ये है, तो साथियों आंसर होगा ये किसी भी अनुच्छेद में नहीं। अगर इस प्रकार का विकल्प आता है तो साथियों इन चारों में से सही आंसर है डी, किसी भी अनुच्छेद में नहीं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन साथियों अगर विकल्प ये आ जाए, अब आंसर होगा अनुच्छेद 13। हालांकि न्यायिक समीक्षा शब्द का उल्लेख संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं है, लेकिन साथियों अगर ये विकल्प इस तरह से आ जाए तो आप क्या लिख देना, अनुच्छेद 13 लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है साथियों, ऐसे प्रश्न बन सकते हैं, आपको ये सारी बातें ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। एक मित्र बार-बार प्रश्न पूछ रहे हैं कि सर विधि होती क्या है तो मैं बता देना चाहता हूं साथियों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 जो आप पढ़ रहे हैं, इसमें विधि शब्द को परिभाषित भी किया गया है। प्रश्न बनेगा कि विधि शब्द कौन से अनुच्छेद में परिभाषित है, तो बकायदा मैं इसका जवाब भी दे रहा हूं, तो आप नोट डाल के ये भी लिख दीजिएगा, ये भी लिखिए अनुच्छेद 13 में लिख दीजिए, अनुच्छेद 13 में विधि शब्द को, अनुच्छेद 13 में विधि शब्द को परिभाषित भी किया गया है, अनुच्छेद 13 में विधि शब्द को परिभाषित भी किया गया है, विधि शब्द को परिभाषित भी किया गया। तो आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं ना, इसका मैं जवाब दे रहा हूं। हिम्मत जी आपके प्रश्न का आंसर दे रहा हूं, संजू आप भी सुन लीजिए, विधि क्या होती है और विधि में क्या शामिल होता है, हिम्मत जी पूछ रहे हैं, दोनों के प्रश्न का जवाब दे रहा हूं। अनुच्छेद 13 में विधि शब्द को परिभाषित भी किया गया है। अब प्रश्न का जवाब सुन लीजिएगा, विधि क्या होती है, तो अनुच्छेद 13 में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, संसद या राज्य विधानमंडल जो कानून बनाता है वो विधि है, सरकार जो आदेश जारी करती है वह विधि है, सरकार जो नियम बनाती है। देखिए अभी हमारे यहाँ पर सरकार इतनी सारी गाइडलाइन जारी कर रही है कोरोना के संदर्भ में, सोशल डिस्टेंसिंग के संदर्भ में, लॉकडाउन के संदर्भ में, कर्फ्यू के संदर्भ में, ये सब साथियों विधि है। ये जो सरकार की जो गाइडलाइन आ रही है, हर दूसरे दिन व्हाट्सएप पर सरकार की 20 प्रकार की गाइडलाइन आती है, ये सब विधि है। अगर ये विधि जो सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है, अगर ये गाइडलाइन आपके संविधान का, आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है साथियों, तो आप इसे कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। किसी को हम कहते हैं न्यायिक समीक्षा। यस, धारा 144 क्या होती है, अरे धारा 144 क्या होती है, अभी विषय नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी जो गाइडलाइन जारी की जा रही है सरकार के द्वारा, कर्फ्यू लगा देते हैं, कभी लॉकडाउन लगा देते हैं, तो ये सब जो गाइडलाइन आपके व्हाट्सएप पे आती होगी साथियों, ये सब विधि शब्द के अंतर्गत आती है। कैसे आती है, क्योंकि अनुच्छेद 13 में लिखा हुआ है, तो इसी में लिखिएगा, इसी नोट में लिखिए, अनुच्छेद 13 के अनुसार विधि शब्द में, अनुच्छेद 13 के अनुसार विधि शब्द में, अनुच्छेद 13 के अनुसार विधि शब्द में, विधि शब्द में, विधि शब्द में संसद द्वारा बनाए गए कानून, संसद एवं राज्य विधानमंडल द्वारा, संसद एवं राज्य विधानमंडल द्वारा, संसद एवं राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून, संसद एवं राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून, आदेश यानी ऑर्डर, आदेश यानी ऑर्डर, अधिसूचना नोटिफिकेशन, अधिसूचना यानी नोटिफिकेशन, परिपत्र यानी सर्कुलर, रूल यानी नियम, रेगुलेशन यानी विनियम, अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस, संसद एवं राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून, आदेश, अधिसूचना, परिपत्र, नियम, विनियम तथा अध्यादेश शामिल है, तथा अध्यादेश शामिल है, तथा अध्यादेश शामिल है। साथियों जब मैंने आपको इतना कह दिया कि ये जो हर दिन गृह मंत्रालय, या आप जैसे बिहार के हैं तो बिहार की सरकार के द्वारा, यूपी के हैं तो यूपी की योगी सरकार के द्वारा, या राजस्थान के हैं, छत्तीसगढ़ के, हरियाणा के हैं, वहां की सरकार के द्वारा हर दिन कर्फ्यू और लॉकडाउन के संदर्भ में जो अधिसूचना जारी की जाती है, जो नई गाइडलाइन जारी की जाती है, जो नए परिपत्र जारी किए जाते हैं, ये सब विधि शब्द की परिभाषा में आते हैं। ठीक है, मेरी बात को आप लोग समझ रहे हैं। लक्ष्मण जी
लक्ष्मण जी का प्रश्न है अध्यादेश। यस, क्या दिक्कत है? राष्ट्रपति और राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करते हैं वह अध्यादेश भी विधि शब्द की परिभाषा में आते हैं डेफिनेटली। तो ये सारे विधि शब्द की परिभाषा में आते हैं। ठीक है निशा, इसमें क्या प्रश्न बनेगा? दो प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं निशा जी। एक जो अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ठीक है, कौन सा? सीधा बनेगा विधि शब्द को कौन से अनुच्छेद में परिभाषित किया है। तो रागिनी जी सुन लीजिएगा, विधि शब्द को कौन से अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है। अगर ये प्रश्न बनता है जैसा कि आपका प्रश्न है कि प्रश्न कैसा बनेगा, तो सीधा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 13। और अच्छा प्रश्न जो मुझे लगता है कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होना चाहिए, हो जाएगा, चलो हो जाएगा तो ठीक है। अच्छा प्रश्न हो सकता है अनुच्छेद 13 में विधि शब्द परिभाषित है, इसके अंतर्गत कौन सा आता है कौन सा नहीं आता है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। इनमें से कौन सा आता है कौन सा नहीं आता है। तो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि शब्द में सारी बातें बता रखी है, ये देख लीजिए आपके सामने है कौन कौन शब्द विधि शब्द में आता है। ठीक है, अब साथियों आप मुझसे एक प्रश्न पूछ सकते हैं, जैसा एक प्रश्न पूछ भी लिया है। ये प्रश्न है सचिन भाई साहब का। सचिन भाई साहब, आपका तो बर्थडे था 2 दिन पहले 24 अप्रैल को। सचिन पाजी क्रिकेट के भगवान, क्रिकेट के जादूगर, 24 अप्रैल को बर्थडे था। हाँ, तो देखिए इनका जो प्रश्न है वो क्या है, संविधान संशोधन विधि शब्द में आते हैं क्या? ये बड़ा जबरदस्त प्रश्न है और आपसे जब प्रश्न पूछा जाएगा तो सचिन पाजी सुन लीजिएगा, ऐसे तो प्रश्न होगा अनुच्छेद 13 के अनुसार विधि शब्द की परिभाषा में क्या आता है क्या नहीं आता है, और वहां लिख देगा संविधान संशोधन। तो साथियों बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको 24वां संविधान संशोधन 3-4 बार बताया। सर आप हमारे प्रश्न को नहीं देखते, मेरी आपसे दुश्मनी है, कैसे मैं आपके प्रश्न को देखूंगा? प्रश्न टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए, कई बार का क्यों नहीं देखेंगे? साथियों 24वें संविधान संशोधन के बारे में हमने चर्चा की थी, 1971 में हुआ था। साथियों पता क्या हुआ? 24वें संविधान संशोधन के द्वारा 1971 में अनुच्छेद 13 में एक संशोधन किया गया। अनुच्छेद 13 में एक संशोधन किया गया साथियों, और अनुच्छेद 13 में क्या लिख दिया? अनुच्छेद 13 में संशोधन करके ये लिख दिया कि संविधान संशोधन जो है वो विधि शब्द की परिभाषा में शामिल नहीं है। संविधान संशोधन जो है विधि शब्द की परिभाषा में शामिल नहीं है। प्रश्न क्या बनेगा? प्रश्न 2 और 3 भी बन सकते हैं। पहला प्रश्न, विधि शब्द की परिभाषा में क्या शामिल नहीं है? तो ध्यान रखना संविधान संशोधन विधि शब्द की परिभाषा में शामिल नहीं है, एक तो बात आपको ये याद रखनी है। ठीक है, दूसरी बात, संविधान संशोधन को विधि शब्द की परिभाषा से बाहर कौन से संशोधन से किया गया? आंसर हो जाएगा 24वां संविधान संशोधन 1971। ऐसे प्रश्न बनेंगे साथियों। ठीक है राजेंद्र जी, संविधान संशोधन विधि शब्द में शामिल नहीं है तो फिर 99 को चुनौती कैसे दी गई? अरे राजेंद्र जी उस पर आ रहे हैं मैं आपकी भावना का पूरा कदर कर रहा हूं, उस पर भी आ रहे हैं। पहले फिलहाल नोट डाल के लिखिएगा, नोट डाल के लिखिएगा, नोट डाल के लिखिए। 24वें संविधान संशोधन के द्वारा, ऐसा नोट डालिए, 24वें संविधान संशोधन के द्वारा 24वें संविधान संशोधन के द्वारा 1971 में, एक बार लिख दो 24वें संविधान संशोधन द्वारा 1971 में अनुच्छेद 13 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया था कि अनुच्छेद 13 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया था कि संविधान संशोधन, सिंगल लिमिटेड कॉमा लिख दीजिएगा, संविधान संशोधन विधि शब्द की परिभाषा में शामिल नहीं है। संविधान संशोधन विधि शब्द की परिभाषा में शामिल नहीं है। संविधान संशोधन विधि शब्द की परिभाषा में शामिल नहीं है। संविधान संशोधन विधि शब्द की परिभाषा में शामिल नहीं है। ठीक है, संविधान संशोधन विधि शब्द की परिभाषा में शामिल नहीं है। तो मेरी बात समझ में आई? तो साथियों इसको ध्यान रखना कि पहली बात, विधि शब्द में को परिभाषित कहां किया गया? अनुच्छेद 13 में। दूसरी बात, विधि शब्द का उल्लेख विधि शब्द के अंतर्गत क्या आता है? तो अनुच्छेद 13 में लिखा हुआ है। तीसरी बात, संविधान संशोधन विधि शब्द की परिभाषा में नहीं आते। चौथी बात, ये प्रावधान कब किया गया? 24वें संशोधन के द्वारा किया गया। अभी एक मित्र ने प्रश्न पूछा था कि सर फिर 99वें संशोधन को चैलेंज कैसे किया गया? तो सुनना, बहुत ध्यान से सुन लेना। ठीक है, विकास जी कह रहे हैं सर मेरे प्रश्न को भी तो देखिए। अरे मेरे भाई मैं सारे प्रश्नों को देख रहा हूं, अब वापस प्रश्न पूछो, टॉपिक से रिलेटेड होगा, जरूर मैं जवाब दूंगा। प्रेम सिंह जी कह रहे हैं सब समझ में आ रहा है, थैंक यू वेरी मच। सुनिए आप, एक मित्र ने प्रश्न पूछा कि एक तरफ तो आप कह रहे हो कि संविधान संशोधन विधि शब्द की परिभाषा में नहीं आता है, तो विधि में नहीं आएगा, इसका मतलब कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। भाई कोर्ट में तो आप उसी को चैलेंज कर सकते हो ना जो विधि में आता है। तो आप एक तरफ तो कह रहे हो कि 24वां संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान कर दिया गया कि संविधान संशोधन विधि शब्द की परिभाषा में नहीं आता है, तो 99 को फिर कैसे चैलेंज किया गया? अरे साथियों 99 को क्यों? 42 को चैलेंज नहीं किया गया क्या? 44 को चैलेंज नहीं किया गया क्या? 76 अमेंडमेंट को चैलेंज नहीं किया गया क्या? 82वां को नहीं किया गया क्या? क्या 102वां संविधान संशोधन अभी कोर्ट में चैलेंजेबल नहीं है क्या? 103वां संविधान संशोधन जो हमारे ईडब्ल्यूएस के लिए आर्थिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए 10% रिजर्वेशन का जो प्रावधान करता है, क्या उसे कोर्ट में चैलेंज नहीं किया गया क्या? चैलेंज किया गया ना। तो आपका प्रश्न है, आप खुद ही तो कह रहे हो कि विधि शब्द में नहीं आता तो चैलेंज कैसे किया गया? भूल गए क्या? विद्या जी क्या बात है? विद्या जी ने जवाब दे दिया। विद्या जी कह रही है कि सर वो आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करते हैं। क्या बात है साथियों, इस 24वें संविधान संशोधन को जिसके द्वारा यह प्रावधान किया गया था, इसे केशवानंद भारती आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले, इसे केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में चुनौती दी गई थी। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में चुनौती दी गई थी साथियों 1973 में। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में चुनौती दी गई थी और केशवानंद भारती बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा 24वां संविधान संशोधन एकदम सही है। 24वां संविधान संशोधन एकदम सही है। सही है मतलब संविधान संशोधन विधि शब्द की परिभाषा में नहीं आते, ये बात सही है। लेकिन साथियों क्या बात कही विद्या जी? लेकिन क्या बात कही कि यदि संविधान की आधारभूत संरचना का उल्लंघन करेगा तो संविधान संशोधन को भी चैलेंज किया जा सकता है। अब आप कहेंगे सर ये क्या बात हुई? एक तरफ तो संविधान ये कहता है कि संविधान संशोधन विधि शब्द की परिभाषा में शामिल नहीं है, दूसरी तरफ कोर्ट ये कहता है कि आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करोगे तो संविधान संशोधन को भी चैलेंज करेंगे। ये क्या बात हुई? यही बात हुई। यही हमारे संविधान की खूबसूरती है साथियों, और यही हमारी न्यायपालिका की पावर है, जिसके तहत न्यायपालिका इस बात को साबित करती है कि वह किसी भी विधि की समीक्षा संविधान के आधार पर कर सकती है। साथियों ये ध्यान रखना पड़ेगा। कृष्ण कुमार जी क्या कह रहे हैं? कृष्ण कुमार जी कह रहे हैं कि सर आधारभूत ढांचा क्या होता है? अरे भाई बताया ना, बताओ दोस्तों आधारभूत ढांचा क्या होता है?
आधारभूत ढांचा मतलब संविधान की वो बातें, संविधान के वे प्रावधान जिसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। प्रभात कुमार जी, जिसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं? संविधान का आधारभूत ढांचा कहते हैं। यदि कोई संविधान संशोधन, संविधान की आधारभूत संरचना, संविधान की मूलभूत ढांचा में अगर संशोधन करता है तो उसे कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। कब कहा? इस मामले में कहा। क्या बात समझ में आई? तो नोट डाल के लिख दीजिएगा, नोट डाल के पूरी बात को लिख दीजिएगा। 24वें संविधान संशोधन को नोट डाल के लिखिए। 24वें संविधान संशोधन को, 24वें संविधान संशोधन को केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, 24वें संविधान संशोधन को केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केरल राज्य 1973, कोष्टक में क्या लिखेंगे? 1973, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में चुनौती दी गई थी, के मामले में चुनौती दी गई थी, के मामले में चुनौती दी गई थी। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में चुनौती दी गई थी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में चुनौती दी गई थी। इसी में लिखिए, इसी में लिखना साथियों, इसी में लिखिए। चुनौती खारिज की गई, चुनौती खारिज की गई तथा, चुनौती खारिज की गई तथा, चुनौती खारिज की गई तथा न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि, न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि, न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संविधान की आधारभूत संरचना, न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संविधान की आधारभूत संरचना, संविधान की आधारभूत संरचना, आधारभूत संरचना में कोष्टक में भी लिख सकते हैं, हालांकि हम लोग पहले बात कर चुके हैं। श्रवण जी, मैं आपके प्रश्न को इन्वॉल्व कर रहा हूं, देख लीजिएगा। संविधान की आधारभूत संरचना, कोष्टक में लिख देना मूलभूत ढांचा का उल्लंघन करने पर, संविधान की आधारभूत संरचना का उल्लंघन करने पर, संविधान की आधारभूत संरचना का उल्लंघन करने पर, उल्लंघन करने पर संविधान संशोधनों को भी चुनौती दी जा सकती है, संविधान संशोधनों को भी चुनौती दी जा सकती है, संविधान संशोधनों को भी चुनौती दी जा सकती है, संविधान संशोधनों को भी चुनौती दी जा सकती है। साथियों, बहुत सिंपल सी बात है। क्या क्या बातें याद रखनी है? एक, अनुच्छेद 13 भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। क्यों? क्योंकि ये न्याय पुनरावलोकन का आधार है। बात खत्म। एक बात। दूसरी बात, न्याय पुनरावलोकन क्या है? सीधी सी जवाब है, सीधा सा जवाब है। ऐसी कोई भी विधि जो संविधान के आधार पर है या नहीं है, उसकी समीक्षा जब न्यायपालिका के द्वारा की जाती है तो उसे हम लोग न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। दैट्स ऑल। दो, तीसरी बात, न्यायिक समीक्षा शब्द का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में? किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। चौथी बात, न्यायिक समीक्षा का आधार कौन सा अनुच्छेद है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 न्यायिक समीक्षा का आधार है। क्यों है? क्योंकि अनुच्छेद 13 में लिखा हुआ है कोई भी ऐसी विधि नहीं हो सकती है जो संविधान से असंगत हो, और अगर संविधान से असंगत, असंगत का मतलब मेल नहीं खाती हो, संविधान के अनुकूल नहीं हो, संविधान के प्रावधानों के विपरीत हो, तो ऐसी विधि शून्य हो जाएगी। शून्य हो जाएगी मतलब असंवैधानिक हो जाएगी, और अपना तो होती नहीं है, उसे क्या करना पड़ता है? बावेश जी सुन लीजिएगा, आपसे रिलेटेड ये प्रश्न है, इसका जवाब आ रहा है, मैंने आपके प्रश्न को देख लिया था, उसी का जवाब दे रहा हूं। ऐसी कोई भी विधि जो संविधान के अनुकूल है या नहीं है, इसे चेक करना न्यायिक पुनरावलोकन कहलाता है। सबसे बड़ी बात साथियों यह है कि 24वां संविधान संशोधन इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, 1971 में किया, और क्या दिया कि नहीं, सब विधि शब्द जो अनुच्छेद 13 में दे रखा है उसमें संविधान संशोधन शामिल नहीं है। लेकिन केशवानंद भारती वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देते हुए कहा कि संविधान संशोधन के संदर्भ में ये जो 24वां संशोधन किया गया है विधि शब्द के संदर्भ में, वो ठीक है, लेकिन ऐसा कोई भी संविधान संशोधन जो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का, संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो वो विधि शब्द की परिभाषा में आएगा और उसे कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। तो भावेश, मुझे लगता है कि आपके प्रश्न का आंसर आ गया है। आधारभूत ढांचा और मूलभूत ढांचा एक ही है मेरे भाई। अच्छा, पहली बार जुड़े हैं ऐसा मेरा मित्र कह रहे हैं, तो पहली बार जुड़े हैं तो स्वागत है ना आपका, स्वागत है। अरे भाई, ऐसी बातें जिन पर संविधान टिका हुआ है, ऐसी बातें जिनके बिना संविधान की कल्पना नहीं की जा सकती है, वो सारी बातें संविधान की आधारभूत संरचना है, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। योगेश जी, समझ में आ गया, वेरी नाइस। सूर्य जी कह रहे हैं यस सर, अंडरस्टैंड, बहुत बढ़िया। जागृति जी, ओम प्रकाश जी, सभी मित्र कह रहे हैं कि हमको समझ में आ रहा है, तो थैंक यू वेरी मच। अनुच्छेद 13 के बारे में क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं साथियों, मैं सारी बातें आपको बता चुका हूं, राइट। तो अनुच्छेद 12 हो गया, अनुच्छेद 13 हो गया। अब हम आज भारत के संविधान में जो 6 मौलिक अधिकार है साथियों, उन 6 मौलिक अधिकारों पर बातचीत करेंगे। और पहला जो मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार, वहां से अपनी बात को क्या करने जा रहे हैं साथियों, प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो समानता का जो अधिकार है उसमें क्या क्या प्रश्न बनेंगे? बनेंगे खूब सारे प्रश्न बनेंगे। समानता का अधिकार में पहले तो देखिए एक तो प्रश्न यही बन जाता है, कौन सा, कि समानता के अधिकार के अंतर्गत कितने अनुच्छेद हैं। अब आप कहेंगे ऐसा भी बनता है क्या? हाँ बनता है, और आप लोगों के एग्जाम का जो लेवल है उसमें इस प्रकार के प्रश्न पहले भी बन रखे हैं। तो साथियों, हम क्या करते हैं कि जैसे प्रश्न बनेगा कि समानता के अधिकार के अंतर्गत कुल कितने अनुच्छेद है, तो हमें पता है, हम कहें 14 से 18, तो 14 से 18, 14 और 4 18 मतलब 4 हुए। साथियों, इस प्रकार की गलती हो सकती है, इस प्रकार की गलती हो सकती है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 14 भी है, 15 भी है, 16 भी है, 17 भी है और 18 भी है। इस तरह से आपको पढ़ना पड़ेगा साथियों। इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए। आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान में जब टेट का एग्जाम हुआ था एक बार, वर्ष 2012 की बात है, राजस्थान के टेट के एग्जाम में ये प्रश्न पूछ लिया था। पता क्या प्रश्न पूछा? स्वतंत्रता के अधिकार में कुल अनुच्छेद है 2, 3, 4, 5, इस तरह का प्रश्न पूछा गया। और विद्यार्थी का स्वतंत्रता का अधिकार बहुत सिंपल, 19 से 22। अरे 19 से 22, तो 19 में 3 जोड़ो तो 22 होता है, उन्होंने लिख दिया 3। साथियों, 19 भी है, 20 भी है, 21 भी है, 22 भी है। इस तरह से आपको पढ़ना पड़ेगा। कई बार इस प्रकार के बचकाने प्रश्न हमारे लिए बड़ी दिक्कत कर देते हैं, तो ये बात को थोड़ा सा जान लीजिएगा। साथियों, आज हम बात को प्रारंभ कर रहे हैं समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक है। साथियों, पहला जो अनुच्छेद है आर्टिकल 14, आप मुझे बताइए, आप चाहे यूपी के हो, चाहे एमपी के हो, चाहे छत्तीसगढ़ के हो, बिहार के हो, ऐसा कौन सा एग्जाम नहीं हुआ जिसमें अनुच्छेद 14 से प्रश्न नहीं पूछा गया हो? हर दूसरे से तीसरे एग्जाम में अनुच्छेद 14 के बारे में प्रश्न पूछते हैं साथियों, और विद्यार्थी गलत करता है, विद्यार्थी गलत कर देता है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने की वजह से, जबकि बहुत आसान है। क्या लिखा हुआ है अनुच्छेद 14 में? बड़ा ध्यान से सुनिएगा। अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समानता होगी, विधि के समक्ष समानता होगी, विधि के समक्ष समानता होगी। साथियों, अगर इतनी सी बात लिखी हुई होती तो हमें यहां डिस्कशन करने की आवश्यकता ही नहीं थी। इक्वालिटी बिफोर द लॉ, समझ रहे हो ना राजकुमार जी? विधि के समक्ष समानता मतलब बता रहे हैं, अभी देख लीजिएगा अंकित जी। विधि के समक्ष समानता इंग्लैंड से अभी लिखवा देंगे। विधि के समक्ष समानता होगी, इसका मतलब है साथियों, राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं कर सकता है, किसी भी आधार पर।
कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है, ये होता है विधि के समक्ष समानता। जैसा कि एक मित्र ने कहा सर ये इंग्लैंड से ली, जी हाँ, ये अवधारणा, ये कॉन्सेप्ट जो है हमने इंग्लैंड से लिया है। ना जाति के आधार पर, ना धर्म के आधार पर, ना भाषा के आधार पर, ना आपके जेंडर के आधार पर, ना आपकी आयु के आधार पर, ना आपके वर्ग के आधार पर, ना आपके कलर के आधार पर, ना आपके स्थान के आधार पर, किस क्षेत्र से हैं, किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है, ऐसा कहना चाह रहा हूं। मीरा जी कह रही है फिर सर आरक्षण क्यों है, यही तो बताना चाह रहे हैं, यही राज की बात है। तो साथियों फिलहाल आप लिखिएगा अनुच्छेद 14, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा का वैसा लिखना। अनुच्छेद 14 के आगे डैश करके लिखिए विधि के समक्ष समानता होगी, विधि के समक्ष समानता होगी, विधि के समक्ष समानता होगी, अथवा ऐसा लिख दीजिए, इसी के अंतर्गत लिखिएगा विधि के समक्ष समानता होगी अथवा, अथवा या यूं करिए ना और लिख दीजिए एवं 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 विधि का समान संरक्षण होगा, विधि का समान संरक्षण होगा, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, विधि का समान संरक्षण होगा। आप कहेंगे ये क्या हो गया, तो मीरा जी जो आपका प्रश्न है उसका जवाब आएगा इसके अंतर्गत। विधि के समक्ष समानता होगी एवं विधि का समान संरक्षण होगा, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। साथियों यही बात है जो समझने लायक है, जिसकी वजह से हम लोग अनुच्छेद 14 पर बात कर रहे हैं। विधि के समक्ष समानता होगी एवं विधि का समान संरक्षण होगा, मतलब मैं बता रहा हूं, फिलहाल एक नोट डाल के लिख दीजिएगा, एक नोट डाल के लिखिए विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, ये विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता की अवधारणा इंग्लैंड से ली गई है। विधि के समक्ष समानता, जैसा कह रहा हूं वैसे लिखना, बड़ा अच्छा प्रश्न बनेगा। विधि के समक्ष समानता की अवधारणा इंग्लैंड से ली गई है, इंग्लैंड से ली गई है, इसी में लिखिएगा, इसी में लिखिए। इसका ये अर्थ है कि, इसका ये अर्थ है कि, इसका ये अर्थ है कि, इसका ये अर्थ है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ, इसका ये अर्थ है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी आधार पर, किसी भी आधार पर, किसी भी आधार पर भेदभाव, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। पुष्पेंद्र जी सर इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। जी जी मैं कह रहा हूं बहुत अच्छा है कि हमारे यहाँ पर विधि के समक्ष समानता है, ये कॉन्सेप्ट हमने इंग्लैंड से लिया है और कितनी अच्छी लगता है, कितना अच्छा लगता है कि क्या लिखा हुआ है, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। लेकिन साथियों अभी आपने अनुच्छेद 14 में एक और बात लिखी, आपने लिखा विधि के समक्ष समानता होगी एवं विधि का समान संरक्षण होगा। जैसे एक मित्र ने अभी प्रश्न पूछा कि सर आरक्षण हमारे यहाँ पर क्यों है, या फिर यूं कह दीजिए कुछ वर्गों को हमारे यहाँ पर विशेष अधिकार कैसे है। एक तरफ तो आप कह रहे हो कि किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो फिर आरक्षण क्यों है, या जैसा कह रहे हैं कि विशेष अधिकार क्यों है। साथियों बहुत ढंग से सुनना, कॉन्सेप्ट को समझना। विधि के समक्ष समानता का मतलब तो आपने लिख दिया कि किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं, लेकिन क्या साथियों आपको लगता नहीं है कि इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है। आप कहेंगे क्या गड़बड़ है, अरे गड़बड़ ये है साथियों, किसी की आयु ज्यादा है, किसी की आयु कम है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई सामान्य सा व्यक्ति है लेकिन कोई दिव्यांग है। आप जरा सोचिए, एक मैं अक्सर एग्जांपल देता हूं और मेरे हिसाब से बेस्ट एग्जांपल है, जब भी हमको व्याख्यान देना होता है तब हम यही एक एग्जांपल देते हैं। क्या एग्जांपल देते हैं साथियों, हम एग्जांपल इस तरह से देते हैं, जैसे ये 100 विद्यार्थी है, 100 विद्यार्थी, और ये कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे मित्र कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। हमने एक नियम बनाया कि 10 सेकंड में कांस्टेबल के आप रिटन में पास हो गए हैं, अब आपका फिजिकल हो रहा है, शारीरिक दक्षता का टेस्ट हो रहा है। हमने एक नियम बनाया कि 10 सेकंड में जो 100 मीटर दौड़ेगा वो शारीरिक दक्षता की परीक्षा में पास माना जाएगा, जो फिजिकल टेस्ट है उसमें पास माना जाएगा। कितना, 10 सेकंड में 100 मीटर दौड़ना है साथियों। 100 विद्यार्थी है, सबके लिए नियम एक जैसा। अब मुझे एक बात बताइए, मैंने एक एग्जांपल दिया साथियों केवल समझाने के लिए। अब इन 100 में से 14 ऐसे विद्यार्थी हैं जो दिव्यांग हैं, 100 में से 14 ऐसे विद्यार्थी हैं साथियों वो दिव्यांग हैं। विधि के समक्ष समानता ये कहती है कि किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, आप चाहे दिव्यांग हो, चाहे सही हो, चाहे सामान्य हो, हमको क्या करना है, 10 सेकंड में 100 मीटर दौड़ना है आपको। मुझे बताओ साथियों क्या ये बात सही है, क्या दिव्यांग और बाकी वाले जो अन्य लोग हैं वो सब क्या 10 सेकंड में 100 मीटर दौड़ पाएंगे, नहीं दौड़ पाएंगे। तो साथियों हम दिव्यांग के लिए अलग नियम बनाएंगे। क्या नियम बनाएंगे, दिव्यांगों को हम कहेंगे कि आप 20 सेकंड में 100 मीटर दौड़िए। उदाहरण दे रहा हूं केवल मैं, उदाहरण पे मत जाइएगा आप, उदाहरण केवल समझने के लिए होता है। हम क्या करेंगे दिव्यांगों के लिए कि आप 20 सेकंड में 100 मीटर दौड़िए, और जो बाकी वाले जो 86 लोग हैं, रिमेनिंग जो 86 है, वो आप क्या करिएगा 10 सेकंड में 100 मीटर दौड़िए। साथियों क्या आपको लगता नहीं है कि हमने नियम चेंज कर दिया, 86 विद्यार्थी तो 10 सेकंड में 100 मीटर दौड़ेंगे और 14 विद्यार्थी जो ऐसे हैं जो दिव्यांग है वो 20 सेकंड में 100 मीटर दौड़ेंगे। ये जो 14 विद्यार्थी है ये हमने विशेष वर्ग बना दिया, और इस विशेष वर्ग के लिए साथियों हमने अलग नियम बना लिए। साथियों यही न्याय है। ये एक विशेष वर्ग हो गया, ये एक विशेष वर्ग हो गया, इसके लिए हमने नियम चेंज कर दिए। हमने कहा ये विशेष वर्ग जो है 14 विद्यार्थियों का, इसके लिए नियम अलग है। साथियों इसे कहते हैं विधि का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ का मतलब है एक जैसे लोगों के लिए एक जैसे नियम होंगे। साथियों ये 100 विद्यार्थी एक जैसे नहीं है, क्योंकि इसमें 86 विद्यार्थी तो सामान्य है और इनमें से 14 विद्यार्थी दिव्यांग है, एक जैसे नहीं है। ये एक जैसे एक लोग हैं साथियों, ये 14 विद्यार्थी एक जैसे है, इसलिए इन 14 विद्यार्थियों के लिए नियम कौन सा है, 20 सेकंड वाला नियम है। साथियों प्रश्न क्या बनेगा, एक पहला प्रश्न, विधि का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ का मतलब क्या है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ का मतलब है साथियों एक जैसे लोगों के लिए एक प्रकार के नियम। विधि के समान संरक्षण का मतलब यह है साथियों एक पर्टिकुलर वर्ग के लिए अलग नियम बनाए जा सकते हैं। 100 में से ये 14 पर्टिकुलर वर्ग है, एक विशेष वर्ग है, इनके लिए अलग नियम बना दिया साथियों। ये अलग नियम जो बनाए गए हैं वो विधि का समान संरक्षण के आधार पर बनाए गए हैं, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ के आधार पर बनाए गए हैं साथियों, जो कि कॉन्सेप्ट है हमने अमेरिका से लिया है। ऐसे तो प्रश्न बनेंगे, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, विधि का समान संरक्षण का क्या अर्थ है। विधि के समान संरक्षण का अर्थ है विशेष वर्ग के लिए विशेष नियम। विधि के समान संरक्षण का अर्थ है एक जैसे लोगों के लिए एक जैसे नियम। साथियों ये 100 के 100 विद्यार्थी एक जैसे नहीं है, इनमें भी दो वर्ग हैं, 86 अलग है, 14 अलग है। क्या मेरी बात समझ में आई। विधि के समान संरक्षण की अवधारणा अमेरिका से ली गई साथियों। नोट डाल के लिख दीजिएगा, क्या बात है, मित्र कह रहे हैं आनंद आ गया, गदगद हो गया, वेरी नाइस। तो नोट डाल के लिखिएगा, जल्दी से नोट डाल के लिख लीजिएगा, लिखिए शांति जी, शांतिपूर्वक लिख दीजिएगा, ऐसा लिखिएगा। अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 14 में विधि के समान संरक्षण का भी उल्लेख है, 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 इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ का भी उल्लेख है, विधि के समान संरक्षण का भी उल्लेख है। ठीक है, इसी में लिखिएगा
ये अवधारणा अमेरिका से ली गई है। ये अवधारणा अमेरिका से ली गई है, यूएसए से ली गई है। ये अवधारणा अमेरिका से ली गई है। इसी में लिखते रहिए, लगातार लिखिएगा। इसका ये अर्थ है कि विशेष वर्ग के लिए विशेष नियम बनाए जा सकते हैं। विशेष वर्ग के लिए विशेष विधि बनाई जा सकती है, ऐसा लिख दीजिए। विशेष वर्ग के लिए विशेष विधि बनाई जा सकती है। विशेष वर्ग के लिए विशेष विधि बनाई जा सकती है। तो रामपाल जी, समझ में आ रहा है आपको? आरक्षण जो है वो इसके बेस पर है। अभी जो प्रश्न पूछा था एक मिनट ने कि सर आरक्षण क्यों है? विशेष वर्ग के लिए विशेष विधि बनाई जा सकती है। इसके लिए साथियों एक और लैंग्वेज भी हो सकती है। क्या? समान लोगों के लिए समान नियम, समान लोगों के लिए समान विधि। इसी में लिख दीजिए, इसी में लिखिए, इसका ये भी अर्थ है कि, इसमें लिखिए, इसका ये भी अर्थ है कि समान लोगों के लिए समान विधि होनी चाहिए। समान लोगों के लिए समान विधि होनी चाहिए। समान लोगों के लिए समान विधि होनी चाहिए। साथियों, इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। ठीक है, समान लोगों के लिए समान विधि होनी चाहिए, ऐसे प्रश्न बन सकते हैं साथियों, और मेरे सबसे बड़े अच्छे प्रश्न होंगे। लोगों को लगता है विधि के समक्ष समानता सीधा इंग्लैंड से लिया, विधि समक्ष समानता देखा नहीं इंग्लैंड। अरे वो पूछ रहा है विधि का समान संरक्षण की अवधारणा कहां से लिया है, तो दैट टाइम आंसर हो जाएगा यूएसए से। और इसका मतलब क्या है? विशेष वर्ग के लिए विशेष विधि बनाई जा सकती है। ये अवधारणा कौन सी है? विधि के समक्ष समानता है, विधि का समान संरक्षण है, ऐसे भी प्रश्न हो सकते हैं। और इससे भी अच्छा प्रश्न, अनुच्छेद 14 में क्या उल्लेखित है? अनुच्छेद 14 में क्या उल्लेखित है? नंबर 1 विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता। ठीक है। नंबर बी विधि का समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण। ठीक है। नंबर सी दोनों, और नंबर डी दोनों ही नहीं। साथियों, अगर इस प्रकार के प्रश्न आएंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो इन सब बातों को आप ध्यान रखेंगे साथियों। मुझे लगता है कि आज के लिए काफी है। आज पूरा वक्त हमने देखिए अनुच्छेद 13 और 14 में दिया है, तो आप कदापि मत सोचिएगा कि हम डिटेल में नहीं कर रहे हैं। बहुत डिटेल में कर रहे हैं साथियों, और बहुत विस्तार से हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अगले व्याख्यान में हम लोग अनुच्छेद 15, 16, 17, 18 पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना काफी। थैंक यू वेरी मच एंड विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू। राजपुताना शब्द का प्रयोग किसने किया? इसका सही उत्तर है बी, जॉर्ज थॉमस ने किया था। और कब किया था? 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने सबसे पहले राजस्थान के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग किया। लेकिन आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है कि यह किसने बताया कि जॉर्ज थॉमस ने राजपुताना शब्द का प्रयोग किया? तो यह बताया था विलियम फ्रैंकलिन ने। विलियम फ्रैंकलिन ने 1805 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। इस पुस्तक में उन्होंने बताया था कि जॉर्ज थॉमस संभवतः प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने राजस्थान के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग किया है। तो इसका सही उत्तर है बी। क्लियर हो गया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र के लिए सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। प्रश्न को समझना कि राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र के लिए सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। ए, मिलिट्री मेमोयर ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। बी, बसंतगढ़ शिलालेख। सी, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ राजस्थान। डी, वाल्मीकृत रामायण। इसका उत्तर कौन सा सही है? तो हरदेव जी कह रहे हैं कि सर बी उत्तर है। तो ध्यान रखना, प्रश्न को समझना कि सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का उल्लेख सबसे पहले किया था कर्नल जेम्स टॉड ने। किसने किया था? कर्नल जेम्स टॉड ने। और किसमें किया था? एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किया था कर्नल जेम्स टॉड ने, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। और इसी बुक का दूसरा नाम है सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ राजस्थान। इसका सही उत्तर है सी। उत्तर सही है। जिनका भी उत्तर सी सही है वह सही है। देखिए, बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान का उल्लेख मिलता है, लेकिन इसमें राजस्थान या द्वितीय के रूप में मिलता है। यह ध्यान रखना, प्रश्न को समझना कि राजस्थान शब्द का उल्लेख तो मिलता है एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, लेकिन बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान या द्वितीय के रूप में मिलता है। और मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, इसमें राजपुताना मिलता है। क्या मिलता है? राजपुताना शब्द का उल्लेख मिलता है। और वाल्मीकृत रामायण में मरुकांतरा शब्द का उल्लेख किसमें मिलता है? वाल्मीकृत रामायण में मिलता है। तो यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ये सभी प्रश्न हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न कि राजस्थान को राजस्थान राज्य के रूप में वैधानिक मान्यता कब मिली? ए, प्रथम चरण। बी, द्वितीय चरण। सी, षष्ठम चरण। डी, सप्तम चरण। कि राजस्थान को राजस्थान के रूप में वैधानिक मान्यता कब मिली? देखिए, कहीं कह रहे हैं कि सर राजस्थान का सबसे शुष्क महीना कौन सा है? इसकी चर्चा हम जलवायु में करने वाले हैं। तो राजस्थान शब्द, तो देखिए
राजस्थान को राज्य के रूप में मान्यता कब मिली? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत मिली। कब मिली? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत, यानी कि सप्तम चरण 1 नवंबर 1956 को राजस्थान को राज्य के रूप में वैधानिक मान्यता मिली। ध्यान रखना, राज्य के रूप में वैधानिक मान्यता राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत कब मिली? सप्तम चरण 1 नवंबर 1956 को मिली। क्लियर हो गया? लेकिन षष्ठम चरण की बात करें तो यहां पर आता है राजस्थान शब्द को वैधानिक मान्यता मिली। यदि आपसे पूछा जाए कि राजस्थान शब्द को वैधानिक मान्यता कब मिली, तो 26 जनवरी 1950 को मिली। और राजस्थान को राज्य के रूप में वैधानिक मान्यता कब मिली, तो 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत मिली। और यदि आपसे पूछा जाए कि एकीकरण के दौरान पहली बार राजस्थान शब्द का प्रयोग, तो द्वितीय चरण में एकीकरण के दौरान पहली बार राजस्थान शब्द का प्रयोग। एकीकरण के दौरान राजस्थान शब्द का प्रयोग कब हुआ था? द्वितीय चरण में। राज्य के रूप में मान्यता, नाम के रूप राजस्थान को वैधानिक मान्यता कब मिली? छठे चरण में। और राज्य के रूप में कब मिली? तो सप्तम चरण में मिली। ध्यान रखना, यह प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है विशेष रूप से। कई कह रहे कि राजस्थान का एटलस कौन सा है, तो राजस्थान का कोई भी एटलस लाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वर्तमान वाला एटलस जाना जिसमें 33 जिलों का उल्लेख है। क्लियर हो गया? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान शब्द का प्राचीन उल्लेख किस शिलालेख में किया गया है? ए घोसुंडी शिलालेख, बी भाब्रू शिलालेख, सी बसंतगढ़ शिलालेख, डी बिजोलिया शिलालेख। देखिए, जिन्होंने आज पहली बार क्लास ली है या जिन्होंने बाद में यह कोर्स परचेज किया है, तो उनको मैं बता देता हूं कि यह सभी प्रश्न इसके बारे में हम पहले अध्ययन कर चुके हैं। उन वीडियो को आप देख लीजिए। लेकिन वीडियो को देखने के बाद हम इसलिए यह प्रश्नोत्तरी करें ताकि हमने पढ़ा जाए कि जो भी पढ़ा है उसको कैसे पूछा जा सकता और कैसे उसका रिवीजन किया जाए। इसीलिए यह जो है प्रश्नोत्तरी हर एक टॉपिक के बाद हम लोग करने वाले हैं कि पिछले वर्ष जो है कैसे तरह के प्रश्न पूछे गए या कौन से पूछे जा सकते हैं। तो उसी में राजस्थान शब्द का प्राचीनतम उल्लेख किस शिलालेख में किया गया? ध्यान रखना, इसका सही उत्तर है सी बसंतगढ़ शिलालेख में किया गया। किसमें किया गया? बसंतगढ़ शिलालेख में। और बसंतगढ़ शिलालेख यहां 625 ईस्वी का है या 682 विक्रमी संवत। विक्रमी संवत पूछा जाए तो 682 का, और ईस्वी पूछा जाए तो 625 ईस्वी का है। और यहां शिलालेख जो है सिरोही में मिला है। कहां पर मिला है? सिरोही में। और सिरोही में भी कहां पर? खीमल माता मंदिर परिषद में। खीमल माता मंदिर सिरोही में यहां 625 ईस्वी का जो है शिलालेख मिला है। और इस शिलालेख में राजस्थानीय के रूप में जो है पहली बार राजस्थान का प्राचीनतम उल्लेख है। इसलिए यहां भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहां प्रश्न राजस्थान की ज्योग्राफी से भी पूछा जा सकता है और हिस्ट्री से भी पूछा जा सकता है कि बसंतगढ़ शिलालेख किस जिले में मिला है, तो सिरोही में मिला है। और इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि यहां जो शिलालेख है यहां किस वंश से संबंधित है, तो यहां चांडव वंश का एक शासक हुआ था जिसका नाम था वर्मलात या वर्मलात। उस शासक के समय का यह शिलालेख है जिसमें राजस्थानादित्य के रूप में राजस्थान शब्द का पहली बार उल्लेख मिला है। इसलिए यह प्रश्न भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान भूभाग के लिए मरुकांतार शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया? यह भी आपको बताना है। कई कह रहे हैं कि सर ये आरएस प्री के लिए इनफ है, यहां आरएस प्री के लिए इनफ है, यहां हम राजस्थान के आरएस के लिए भी तैयारी करते हैं, उन्हीं के लिए यह विशेष रूप से बनाया गया है। और आरएस के समकक्ष जितने भी एग्जाम राजस्थान होते हैं, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड है, चाहे वो कॉलेज लेक्चरर है, जिसका भी आयोजन आरपीएससी या अन्य किसी भी संस्था के द्वारा करवाया जाता है, उसमें यह सभी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान भूभाग के लिए मरुकांतर शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? सभी, नेहा जी का उत्तर भी सही है, अजय जी का भी उत्तर सही है, विष्णु जी का भी उत्तर सही है। सभी को पता होना चाहिए मरुकांतर शब्द का प्रयोग किसमें किया गया था? रामायण में किया गया था। किसमें किया गया था? रामायण में। और कौन सी रामायण है? वाल्मीकि कृत रामायण में इस शब्द का प्रयोग किया गया। इसलिए इसका सही उत्तर क्या है? डी, कि वाल्मीकि कृत रामायण में जो है मरुकांतर शब्द का प्रयोग किया। इसका सही उत्तर क्या है? डी है। अब एक और चीज यहां से और क्या पूछा जा सकता है कि जॉर्ज थॉमस ने किसका प्रयोग किया था? राजपुताना का। किसका प्रयोग किया था? राजपुताना। महुनोत नैणसी, जिन्होंने एक रचना लिखी थी जिसका नाम था नैणसीरी ख्यात। कौन सी लिखी थी? नैणसीरी ख्यात। और नैणसीरी ख्यात में किस शब्द का प्रयोग किया गया? तो राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया था? राजस्थान। वीरभान ने एक रचना लिखी थी जिसका नाम था राजरूपक। और राजरूपक में भी जो है राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था। तो यह भी ध्यान रखना है कि राजस्थान शब्द 3 लोगों ने दिया है। किसने दिया है? एक तो कर्नल जेम्स टॉड, जिसे हम राजस्थान के इतिहास के पितामह के रूप में जानते हैं। दूसरा प्रयोग किया था महुनोत नैणसी ने नैणसीरी ख्यात में। और तीसरा प्रयोग किया था राजरूपक में राजस्थान का। किसने? वीरभान। 3 लोगों ने जो है वह राजस्थान शब्द दिया। जॉर्ज थॉमस ने राजपुताना दिया और वाल्मीकि ने क्या कहा? मरुकांतर कहा। कहीं कह रहे हैं कि सर जो है कुछ लेवल की बात हम धीरे धीरे चलेंगे तो अपने आप आपको पता चलेगा कि इसको किस लेवल तक पूछा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप साथ साथ नोट कर लीजिए। यदि साथ में नोट नहीं होता है तो आप इस वीडियो को पॉज कर देना या बाद में इस चीज को देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पाकिस्तान का कौन सा जिला राजस्थान के साथ सीमा का निर्धारण नहीं करता है? ए बहावलनगर, बी उमरकोट, सी कराची और डी संगर। आपको बताना है कौन सा जिला जो है राजस्थान के साथ सीमा नहीं बनाता है। तो सामान्यतः चीज पता होनी चाहिए कि राजस्थान के साथ 9 जिले सीमा बनाते हैं। कितने जिले बनाते हैं? 9 जिले। अब उनका क्रम क्या है, ध्यान रखना। सबसे पहला है बहावलनगर, उसके बाद है बहावलपुर, इसके बाद है रहीम यार खां, इसके बाद है घोटकी, फिर है संघर, उसके बाद है खैरपुर, सुकुर, उमरकोट और थार पारकर। यहां 9 जिले बनाते हैं, कराची नहीं बनाता है। ध्यान रखना, इसका सही उत्तर क्या है? सी। काफी का उत्तर सी आ रहा है। जिनका भी उत्तर सी है वह सही है। यहां हम इसलिए पढ़ते हैं कि हमने जो पिछली क्लास में अध्ययन किया है वह एक तरह से यहां हमारी प्रश्नोत्तरी मूल्यांकन कर रही है कि जो हमने पढ़ा है उसको कैसे पूछा जाता है और किस तरह से हमें तैयारी करनी है। तो इसका सही उत्तर है सी कि निम्नलिखित में से पाकिस्तान का कौन सा जिला राजस्थान के साथ सीमा का निर्धारण नहीं करता है? तो कराची नहीं करता। देखिए, इसका प्रश्न और भी पूछा जा सकता है, कराची किस नदी के किनारे स्थित है? ध्यान रखना, कराची सिंधु नदी के किनारे स्थित है। सिंधु नदी के किनारे स्थित पाकिस्तान का एक प्रमुख जिला है। तो एक बार कमेंट करिए कि आपको ये चीजें प्रश्न समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। सिंध प्रांत और पंजाब प्रांत की भी हम लोग आगे बात करने वाले हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। यहां आरएस में भी पूछा गया प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर सही कूट का चयन कीजिए। सूची 1 में स्थान के नाम है, सूची 2 में उनकी अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति है। कोणा का संबंध किससे है, कटरा का संबंध किससे है, सिलाना का संबंध किससे है और बोरकुंड का संबंध किससे है, और सही कूट का चयन करके आपको बताना है। देखिए, इसको देखने के लिए हम मैप की बात करते हैं। मैप में जाएंगे तो इजीली समझ में आएगा। यहां हमारे राजस्थान का मैप सबको दिख रहा होगा, राजस्थान का मैप। यहां राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा बिंदु है? उत्तरी। और इस बिंदु का नाम है कोणा। क्या है? कोणा। और इसकी जो है अक्षांशीय स्थिति है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्लियर? यहां राजस्थान का सबसे दक्षिणी बिंदु है जिसका नाम है बोरकुंड, और इसकी जो स्थिति है वह है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। इसके बाद बात करें तो यहां राजस्थान का पूर्वी बिंदु है, कौन सा है? सिलाना, और इसकी देशांतरीय स्थिति है 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। और यहां राजस्थान का पश्चिमी बिंदु है जिसका नाम है कटरा, और इसकी है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। तो यहां राजस्थान के उत्तर और दक्षिण है। अब यहां से एक और चीज ध्यान रखना, यदि आपसे पूछा जाए विस्तार कितने अक्षांशों के हैं तो 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांशों के मध्य है। और देशांतर का यदि पूछा जाए कितने देशांतरों के मध्य है तो 8 डिग्री 47 मिनट देशांतर के मध्य। दोनों ही चीजें पूछा जाता है कि देशांतर के मध्य। और ये ध्यान रखना, यहां से यहां तक की लंबाई है 826 किलोमीटर, और यहां से यहां तक की है 869 किलोमीटर, जो कि राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई को बताएगा। अब प्रश्न की यदि हम बात करें तो कोणा गांव का कितना है? 30 डिग्री 12 मिनट, तो ए का क्या होगा? 4। ए का 4। यार कटरा कितना है? तो 69 डिग्री 30 मिनट, तो बी का 3। बी का 3। सिलाना कितना है? 78 डिग्री 17 मिनट, तो सी का 2। सी का 2, यानी कि इसका सही उत्तर क्या हो गया? बी इसका सही उत्तर है। और बोरकुंड कितना है? तो 23 डिग्री 3 मिनट, डी का 1। तो यहां भी हमें पता होना चाहिए, और यहां एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। विशेष रूप से जो आरएस की तैयारी करें या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें उनके लिए यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि यहां राजस्थान की अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार दोनों को एक साथ पूछ रहा है। यानी कि आपका अक्षांश और देशांतरीय विस्तार यदि आपको अच्छे से याद है तो यहां प्रश्न पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी के उत्तर जो है सही आ रहे हैं। बी है, सरवण जी है, सुनील जी है, धर्म सिंह जी, सभी के उत्तर जो है, जिनका भी उत्तर बी है सभी का उत्तर सही है। चलते हैं नेक्स्ट। ए ऑप्शन गलत है, ध्यान रखना, क्योंकि यहां पर सी और डी में उसने क्या करके मिस्टेक करके, और माइन्यूट मिस्टेक हमें मिलती है। इसके बाद बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार का सही युग्म बताना है। ध्यान रखना, या देखिए सी है, तो तीसरा ये 69.30 डिग्री है, इसीलिए उत्तर हमारा क्या होगा? सी से होगा। 69.30 है, मिस प्रिंटिंग रखा है 60 नहीं है, 69, 69.30 डिग्री है, इसीलिए इसका उत्तर क्या है? बी सही है, सी नहीं है। यहां प्रश्न है कि राजस्थान का देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार का सही युग्म है। यहां कॉलेज लेक्चर में पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखना। ए 69 डिग्री और 8 डिग्री 47, बी 23 डिग्री और 69 डिग्री 30, सी 8 डिग्री 47 मिनट और 60 डिग्री 9 मिनट, और डी 78 डिग्री 17 मिनट 30 डिग्री 12 मिनट। तो ध्यान रखना, प्रश्न में देशांतरीय पहले पूछा जाएगा। तो हमने पढ़ा है राजस्थान का देशांतरीय विस्तार, यानी यहां देशांतर कितना है? 69 डिग्री 30 मिनट, और यहां देशांतर कितना है? 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, और यहां भी पूर्वी देशांतर। तो दोनों के मध्य यदि हम बात करें तो कितना आएगा? 8 डिग्री 47 मिनट। तो देशांतरीय विस्तार यदि पहले पूछा गया है तो देशांतरीय विस्तार ऑप्शन में भी पहले आएगा। कितना आएगा? 8 डिग्री 47 मिनट। और अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो यहां है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, और यहां है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो अंतर आएगा 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांश। और अक्षांशीय विस्तार बाद में पूछा गया, इसलिए बाद में आएगा। तो इसका सही उत्तर क्या है? सी इसका सही उत्तर है कि राजस्थान के देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार का सही युग्म कौन सा है? तो राजस्थान
8 डिग्री 47 मिनट देशांतर और 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांशों के मध्य स्थित है, इसलिए इसका उत्तर क्या है? सी से। हालांकि ए और ए ऑप्शन में भी लिखा हुआ है 7 डिग्री 9 मिनट और 8 डिग्री 47 मिनट, लेकिन प्रश्न के अकॉर्डिंग जो चीज प्रश्न में पहले पूछी गई है आंसर में भी वहां पहले आएगी, इसलिए इसका सही उत्तर क्या है? सी इसका सही उत्तर है, ए इसका उत्तर सही नहीं है। क्लियर हो गया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्क रेखा राजस्थान के कौन से जिलों से गुजरती है? सही युग्म का चयन कीजिए। ए डूंगरपुर प्रतापगढ़, बी बांसवाड़ा प्रतापगढ़, सी डूंगरपुर बांसवाड़ा, डी प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़। जैसे राम निवास जी पूछ रहे हैं कि राजस्थान से गुजरने वाला मुख्य अक्षांश कौन सा है? ध्यान रखना कर्क रेखा जो है यह राजस्थान से गुजरने वाला मुख्य अक्षांश है। बहुत लोगों ने यह कमेंट किया है कि सर राजस्थान से गुजरने वाला मुख्य अक्षांश कौन सा है? तो राजस्थान से गुजरने वाला मुख्य अक्षांश है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कौन सा है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे हम क्या कहते हैं? कर्क रेखा। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। और यह राजस्थान के कितने जिलों से गुजरती है? राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है। कौन कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर है वह है सी डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती है, इसका सही उत्तर क्या है? सी है। अब एक और चीज ध्यान रखना, यहां पूछा जाता है कि कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई किस जिले में है? यदि आपसे पूछा जाए कि कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई राजस्थान के किस जिले में है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बांसवाड़ा। कि 2 जिलों से जो गुजरती है, लेकिन सर्वाधिक लंबाई कौन से जिले की है? बांसवाड़ा की। बांसवाड़ा की क्यों है? क्योंकि यह बांसवाड़ा जिले के मध्य से गुजरती है, मध्य से गुजरती, इसीलिए इसकी बांसवाड़ा में सबसे ज्यादा लंबाई है। कई स्टूडेंट कमेंट करेंगे 26 किलोमीटर, जो कि सही है। और डूंगरपुर जिले की यह दक्षिणी सीमा बनाती है। तो मुख्य अक्षांश को लेकर भी हमारा प्रश्न पूछा जा सकता है कि गुजरने वाला मुख्य अक्षांश कौन सा है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं। और यह राजस्थान के कितने जिलों से गुजरती है? तो 2 जिलों से गुजरता है। और कौन कौन से हैं? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कई कह रहे हैं कि सर राजस्थान में इसकी लंबाई, तो राजस्थान में इसकी लंबाई है 26 किलोमीटर। अनुमानित कितनी मानी गई है? 26 किलोमीटर इसकी राजस्थान में लंबाई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि कोई व्यक्ति एक जिले से दूसरे जिले की यात्रा करता है तो वह राजस्थान में सर्वाधिक दूरी तय करेगा। बहुत अच्छा प्रश्न है कि एक व्यक्ति एक जिले से दूसरे जिले की यदि यात्रा करता है तो राजस्थान में वह सर्वाधिक दूरी तय करेगा। ए उत्तर से दक्षिण जाने में, बी पूरब से पश्चिम जाने में, सी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, या दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। कौन सा इसका उत्तर सही होगा आपको बताना है। तो यह ध्यान रखना, देखिए उत्तर से दक्षिण, यदि यहां उत्तर और यहां दक्षिण, तो उत्तर से दक्षिण जब वह आएगा तो कितनी दूरी तय करेगा? 826 किलोमीटर। कितनी करेगा? 826 किलोमीटर। दूसरा देखिए पूरब से पश्चिम, यहां पश्चिम और यहां पूरब, तो जब आप पश्चिम से पूरब आएगा तो कितनी दूरी तय करेगा? 869 किलोमीटर। कितनी करेगा? 869 किलोमीटर। इसके बाद तीसरा क्या दे रखा है कि उत्तर पूर्व से जब वह दक्षिण पश्चिम की ओर आएगा तो यहां दूरी है 784 किलोमीटर। कितनी है? 784। और इसके बाद वह दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की यात्रा करेगा तो यह है 850 किलोमीटर। कितनी है? 850 किलोमीटर। तो अब बताइए कि एक जिले से वह दूसरे जिले में, तो राजस्थान में सर्वाधिक दूरी तय कौन सा करेगा? वह जब पश्चिम से कहां आएगा? पूरब आएगा, तो इसका सही उत्तर है बी पूरब से पश्चिम। कितनी करेगा? 869 किलोमीटर करेगा, जो कि राजस्थान की क्या बता रहा है? चौड़ाई। अब देखिए यहां बात करें तो यहां कितनी है? 826 किलोमीटर। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम आएगा तो 784 किलोमीटर, और दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम आएगा तो 850 किलोमीटर वह दूरी तय करेगा। तो यह दोनों राजस्थान के विकर्ण है, यह राजस्थान की लंबाई और यह राजस्थान की चौड़ाई है, इसीलिए इसका सही उत्तर क्या है? बी इसका उत्तर सही है। कई स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर डी, देखिए डी नहीं है, क्योंकि डी वहां कितनी दूरी कर रहा है? 850 किलोमीटर ही दूरी तय करता है। क्लियर हो गया? इसलिए यह प्रश्न भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, विशेष रूप से जो फर्स्ट ग्रेड और कॉलेज लेक्चर की तैयारी करते हैं उनमें यह प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। एक और चीज ध्यान रखना, बहुत बार यह प्रश्न, जैसे लास्ट ईयर एचएम के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान की स्थिति के संबंध में कौन सा कथन सही है या नहीं है, तो उसमें भी हम लोग जो है गलती करते हैं, तो उस प्रश्न की भी हम लोग आगे बात। कई कह रहे हैं कि सर कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित राजस्थान की एकमात्र तहसील कौन सी है? तो आप लोग जानते हैं बांसवाड़ा जिले की कुशलगढ़ तहसील है, जो कि एकमात्र दक्षिण में है, जिसकी चर्चा हम लोग आगे करने वाले हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित राजस्थान के जिलों का सही क्रम बताइए। ए श्रीगंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, बी श्रीगंगानगर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, सी बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, और डी बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर। तो आपको बताना है अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित राजस्थान के जिलों का सही क्रम कौन सा है। तो हमें पता है अंतरराष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के 4 जिले हैं। कितने जिले हैं? 4। कौन कौन से हैं? देखिए यहां राजस्थान का मैप आपको दिख रहा होगा, और ये जो कलरफुल फुल है, यह चारों अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित राजस्थान के क्या है? जिले हैं। यहां अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित राजस्थान के जिले। क्लियर? अब देखिए कौन कौन से जिले हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहां सबसे उत्तर में है गंगानगर, उसके बाद कौन सा आएगा? बीकानेर, उसके बाद है बीकानेर। तीसरा जो है वह कौन सा है? जैसलमेर, और चौथा कौन सा है? वह है बाड़मेर। अब ध्यान रखना, हमने इसके बारे में अध्ययन किया था कि उत्तर से दक्षिण पूछा जाए, उत्तर से दक्षिण क्रम, तो उत्तर से दक्षिण बात करेंगे तो सबसे पहला आएगा गंगानगर, उसके बाद बीकानेर, उसके बाद जैसलमेर, और उसके बाद आएगा
बाड़मेर। और यदि पूछा जाए दक्षिण से उत्तर, तो दक्षिण से उत्तर में सबसे पहले आएगा बाड़मेर, उसके बाद जैसलमेर, फिर बीकानेर और उसके बाद आएगा गंगानगर। अब देखिए हमें क्रम चेक करना है कि कौन सा क्रम सही है, तो ध्यान रखना प्रश्न के अकॉर्डिंग गंगानगर, गंगानगर के बाद में बीकानेर, लेकिन बीकानेर के बाद कौन सा आता है, जैसलमेर आता है, इसलिए यह क्रम सही नहीं है। क्लियर? फिर है गंगानगर, गंगानगर के बाद में बीकानेर आता है, जैसलमेर नहीं आता, इसलिए यह क्रम भी सही नहीं है। इसके बाद तीसरा है बाड़मेर, बाड़मेर के बाद जैसलमेर, जैसलमेर से बीकानेर, और बीकानेर से कौन सा आएगा, गंगानगर। यानी कि यह कौन सा क्रम बता रखा है, दक्षिण से उत्तर। कौन सा क्रम है, दक्षिण से उत्तर, इसलिए यह ऑप्शन क्या होगा हमारा सही होगा। इसका सही उत्तर है सी। 11वें का सही उत्तर कौन सा है, सी है। ये देखिए तो बाड़मेर से कौन सा आता है, जैसलमेर आता है, बीकानेर नहीं आता, इसलिए यह जो है ऑप्शन गलत है। इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, सी होगा। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर, जो कि दक्षिण से उत्तर अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित राजस्थान के जिलों का सही युग्म है। तो आपको ये प्रश्न समझ में आ रहे हैं, एक बार कमेंट जरूर करिए कि प्रश्न आपको समझ में आ रहे हैं क्या, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न हमें एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, विशेष रूप से आरपीएससी के द्वारा जो करवाए जाने वाले हैं। कई कह रहे हैं कि सर गलत हो गया, देखिए गलती होने की संभावना रहती है। क्यों रहती है, क्योंकि सभी ऑप्शन हमें एक जैसे ही नजर आते हैं, लेकिन उसमें उन्होंने क्लियर कर दिया सही क्रम बताना है। तो सही क्रम हमने बात की थी, या तो वह उत्तर से दक्षिण क्रम पूछेगा, या फिर वो पूछेगा दक्षिण से उत्तर क्रम, या फिर आरोही क्रम पूछेगा या अवरोही क्रम, और इसके बारे में हमने पूरा अध्ययन वीडियो के अंतर्गत किया है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर सही कूट का चयन करना है। कि ए कि जैसलमेर जो है कितनी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, तो जैसलमेर बनाता है 464 किलोमीटर, यानी कि ए का 4, ए का क्या आएगा, 4 आएगा। दूसरा बाड़मेर कितनी बनाता है, 228 किलोमीटर, तो बी का 3, बी का 3। इसके बाद है श्रीगंगानगर, श्रीगंगानगर कितना बनाता है, 210 किलोमीटर बनाता है, तो सी का 2, सी का 2। और बीकानेर जो कि सबसे कम बनाता है कितनी, 168 किलोमीटर, तो डी का पहला, इसका सही उत्तर है सी। जो लोग सी उत्तर दे रहे हैं वही सही है, जिन्होंने बी लिखा है वह गलत है। देखिए 1 और 2 तो आपको सेम मिले, लेकिन सी और डी में उन्होंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, इसीलिए इसका सही उत्तर क्या है, सी है। तो देखिए एक ही साथ चारों जिलों को आपको पूछा जा सकता है। इसको दूसरे रूप में भी पूछा जा सकता है, आरोही क्रम या अवरोही क्रम। तो ध्यान रखना, यदि आपसे पूछा जाए आरोही क्रम और अवरोही क्रम, तो यहां फॉर्मेट याद रखना। सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है, जैसलमेर, जैसलमेर। उसके बाद कौन बनाता है, बाड़मेर, उसके बाद गंगानगर, और सबसे कम कौन बनाता है, बीकानेर। यदि आपसे पूछा जाए आरोही क्रम, तो यहां हो जाएगा आरोही क्रम, और जिनको अवरोही क्रम पूछा जाए तो यहां हो जाएगा अवरोही क्रम। यहां भी ध्यान रखना कि कई बार तो वह आपसे मिलान के रूप में पूछेगा, और कई बार वह आपसे सीधा ही पूछा जाएगा कि पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाले राजस्थान के जिलों का आरोही क्रम क्या है। तो आरोही क्रम हमको बढ़ते हुए क्रम में होगा, सबसे कम बीकानेर, फिर गंगानगर, फिर बाड़मेर और जैसलमेर। और अवरोही क्रम पूछा जाए तो सबसे पहले आएगा जैसलमेर, फिर बाड़मेर, फिर गंगानगर, और उसके बाद कौन सा आएगा, बीकानेर। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहां भी प्रश्न एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें चारों जिले और चारों जिले कितनी सीमा बनाते हैं उन सब का प्रश्न है। अब आपसे यहीं से पूछा जाए सर्वाधिक कौन बनाता है, तो हम कह सकते हैं सर्वाधिक जैसलमेर बनाता है। सर्वाधिक कौन बनाता है, जैसलमेर। न्यूनतम कौन बनाता है, तो न्यूनतम बनाता है बीकानेर। कितनी बनाता है, 168 किलोमीटर। कई कह रहे हैं कि थोड़े क्वेश्चन अब धीरे धीरे हम क्वेश्चन को जो है बढ़ाते जाएंगे और आपको आगे पता चल जाएगा। यहां आपको बताना है कि राजस्थान के साथ सीमा बनाने वाला पंजाब प्रांत का जिला नहीं है। ए बहावलनगर, बी बहावलपुर, सी रहीम यार खां, और डी घोटकी। पंजाब प्रांत का, तो ध्यान रखना इसका एक मैप बना दीजिए कि पाकिस्तान के कितने जिले बनाते हैं, 9 जिले बनाते हैं। कितने जिले हैं, 9। और 9 जिलों में कितने प्रांत के हैं, तो 2 प्रांत के हैं, पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत, सिंध प्रांत। अब देखिए पंजाब प्रांत के कितने हैं, 3 हैं, और सिंध प्रांत के कितने हैं, 6। पंजाब प्रांत के कौन कौन से हैं, बहावलनगर, बहावलपुर और रहीम यार खां। यहां 3 जिले पंजाब प्रांत के। इसके अलावा जो भी है वह पंजाब प्रांत का नहीं है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, डी घोटकी। सिंध प्रांत के कौन कौन से हैं, तो सिंध प्रांत में घोटकी, सुकुर, खैरपुर, संगर, उमरकोट और थार पारकर। और इसीलिए ध्यान रखना आजकल नहीं वाले प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं कि नहीं वाले प्रश्न में क्या आता है। क्लियर हो गया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय सीमा के प्रारंभ एवं समाप्ति स्थल का सही युग्म है। ए हिंदूमलकोट से मोहनगढ़, बी कोणागांव से शाहगढ़, सी हिंदूमलकोट से बाकासर, डी भलगांव से हिंदूमलकोट। आपको बताना है इसका सही उत्तर कौन सा है। तो यहां प्रारंभ स्थल है और यहां समाप्ति स्थल है। ध्यान रखना प्रारंभ स्थल है हिंदूमलकोट, प्रारंभ स्थल कौन सा है, हिंदूमलकोट। समाप्ति स्थल कौन सा है, तो हम लिखते हैं भलगांव। कई जगह लिखा हुआ मिलता है शाहगढ़ और कई जगह लिखा हुआ मिलता है बाकासर। क्लियर हो गया? यह गंगानगर में है। कहां पर है, श्री गंगानगर।
और यहां कहां पर है, बाड़मेर। तो इसका सही उत्तर कहीं कह रहे हैं सी, सुरेश जी कह रहे हैं कि बी। देखिए बी गलत है, पहला पॉइंट तो ध्यान रखना, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय सीमा का प्रारंभ कहां से होता है, हिंदूगण। अब प्रश्न में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, प्रारंभ स्थल, तो प्रारंभ स्थल कौन सा होगा, हिंदू मलकोट। और उसके बाद समाप्ति स्थल, तो समाप्ति स्थल में भलगांव, साहागढ़ और भाकासर, तीनों में से कोई एक दे सकता है, इसीलिए इसका उत्तर क्या होगा, सी सही होगा, क्योंकि प्रश्न में प्रारंभ पहले है और समाप्ति बाद में है। हालांकि डी में भलगांव और हिंदू मलकोट है, लेकिन प्रश्न के अनुसार यह क्या है, गलत है, इसीलिए सी ऑफिशियली सही है। कई कमेंट्स करें कि सी प्रश्न के अनुसार सही है, हालांकि डी जो है सही है, लेकिन प्रश्न के अनुसार डी सही नहीं है। ऑफिशियली प्रश्न के अनुसार सी सही है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या है, सी है। तो जो भी स्टूडेंट डी कर रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि जो चीज प्रश्न में पहले पूछी जाएगी आंसर में भी वहां पहले आएगी, इसीलिए इसका उत्तर सी सही है। जैसे अनिल जी कह रहे हैं कि गलत हो गया, तो गलत होने का कारण क्या है, कारण है कि हम प्रश्न को पढ़ते हैं, लेकिन प्रश्न के अनुसार आंसर भी आपका आना चाहिए। क्लियर हो गया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बताना है निम्नलिखित में से राजस्थान के अंतर्वर्ती जिलों का सही युग्म कौन सा है। ए जोधपुर अजमेर जयपुर, बी पाली सिरोही राजसमंद, सी टोंक बूंदी दोसा, डी नागौर भीलवाड़ा टोंक। तो बताना है राजस्थान के अंतःवर्ती जिलों का सही युग्म। तो देखिए अंतःवर्ती जिले किसे कहते हैं, तो अंतःवर्ती जिलों को समझने का यहां एक मैप है, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। योगेश जी कह रहे हैं कि सर मेरा भी नाम लीजिए। देखिए नाम या उत्कर्ष परिवार है, या सब आप लोगों का परिवार है, और इसलिए सभी का नाम लेना पॉसिबल नहीं है। अब बात करते हैं पहले अंतःवर्ती जिले। अंतःवर्ती जिले, अब देखिए अंतःवर्ती जिले किसे कहते हैं, तो इनकी परिभाषा हमने पढ़ी थी, वे जिले जो अंतरराष्ट्रीय तथा अंतरराज्यीय सीमा नहीं बनाते हैं। यानी राजस्थान के ऐसे जिले जो कोई प्रकार की सीमा नहीं बनाते हैं उन्हें हम अंतर्वर्ती जिले कहते हैं। और राजस्थान में अंतर्वर्ती जिले कितने हैं, तो यहां भी हमने पढ़ा है राजस्थान के अंतर्वर्ती जिले कितने हैं, 8 जिले हैं। कितने जिले हैं, 8। कौन कौन से हैं, देखिए सबसे पहले बात करते हैं, तो यहां है जोधपुर। कौन सा है, जोधपुर। उसके बाद यहां है नागौर, यहां है पाली, उसके बाद है राजसमंद, यहां है अजमेर, यहां है टोंक, यहां दोसा और यहां बूंदी। यहां राजस्थान के 8 अंतर्वर्ती जिले हैं जो किसी प्रकार की सीमा नहीं बनाते हैं। अब ऑप्शन में बात करते हैं, देखिए कि अंतर्वर्ती जिलों का सही युग्म कौन सा है। तो अंतर्वर्ती जिलों में बात करें तो जोधपुर अंतर्वर्ती है, अजमेर अंतर्वर्ती है, लेकिन जयपुर की जो सीमा है यहां किससे लगती है, हरियाणा से लगती है, इसलिए यहां युग्म नहीं होगा। इसके बाद पाली है अंतर्वर्ती, राजसमंद अंतर्वर्ती है, लेकिन सिरोही की सीमा किसके साथ लगती है, गुजरात के साथ लगती है, इसीलिए यहां अंतर्वर्ती नहीं है। तीसरा देखिए टोंक बूंदी और दोसा, यहां तीनों ही अंतर्वर्ती है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या है, सी सही है। नागौर अंतर्वर्ती है, टोंक अंतर्वर्ती, लेकिन भीलवाड़ा नहीं है, क्योंकि इसकी सीमा किसके साथ लगती है, मध्य प्रदेश के साथ लगती है, इसलिए यहां युग्म भी सही नहीं है। इस कारण इसका सही उत्तर कौन सा होगा, सी उत्तर सही होगा। टोंक बूंदी और दोसा राजस्थान के अंतर्वर्ती जिलों का सही युग्म है। क्लियर हो गया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना, क्योंकि इसमें भी स्टूडेंट गलती करते हैं। क्या प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक तथा न्यूनतम स्थलीय अंतरराज्य सीमा बनाने वाले जिलों का सही युग्म है। ए झालावाड़ बाड़मेर, बी झालावाड़ जयपुर, सी झालावाड़ भीलवाड़ा, डी झालावाड़ कोटा। कि सर्वाधिक और न्यूनतम स्थलीय अंतरराज्य सीमा बनाने वाले जिलों का सही युग्म कौन सा है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, देखिए इसको मैप में देखेंगे तो इजीली समझ में आएगा। सबसे पहले बात करते हैं स्थलीय अंतरराज्य। स्थलीय अंतरराज्य सीमा का तात्पर्य क्या है, स्थलीय अंतरराज्य सीमा का मतलब है कि किसी भी जिले की स्थलीय सीमा केवल अंतरराज्य नहीं राज्य के साथ लगती है, तो वह कहलाती है स्थलीय अंतरराज्य सीमा। स्थलीय अंतरराज्य सीमा की यदि बात करें तो हम दो बात करते हैं, एक तो करते हैं सर्वाधिक और दूसरी हम करते हैं न्यूनतम। सर्वाधिक जो बनाता है वह है झालावाड़, सर्वाधिक कौन बनाता है, झालावाड़, और न्यूनतम कौन बनाता है, भीलवाड़ा। कौन बनाता है, भीलवाड़ा। अब देखिए कैसे, यहां सीमा आपको दिखाई दे रही होगी, तो यहां पूरी जो है स्थलीय सीमा है और अंतरराज्य सीमा है, और यह किस जिले की है, झालावाड़ की, और सबसे ज्यादा है। भीलवाड़ा की बात करें तो देखिए यहां इतनी सी सीमा बनाता है और यहां है, और यह सीमा कितनी है, तो केवल कितनी है, 16 किलोमीटर है, इसीलिए इसका उत्तर झालावाड़ और भीलवाड़ा सही होगा। तो इसका सही उत्तर है सी, झालावाड़ और भीलवाड़ा। भीलवाड़ा 16 किलोमीटर जो है बनाता है, जबकि झालावाड़ है वहां लगभग 560 किलोमीटर के आसपास बनाता है। क्लियर हो गया। अब देखिए यही प्रश्न यदि पूछा जाए दूसरे तरीके से, तो ध्यान रखना कैसे पूछा जाता है। यही पूछा जाए अंतरराज्य सीमा, यदि अंतरराज्य सीमा में पूछा जाए कि सर्वाधिक और न्यूनतम, सर्वाधिक और न्यूनतम, तो अंतरराज्य सीमा सर्वाधिक बनाता है झालावाड़ और न्यूनतम बनाता है बाड़मेर। झालावाड़ 560 किलोमीटर, जबकि बाड़मेर है वहां 14 किलोमीटर बनाता है गुजरात के साथ। इसलिए ध्यान रखना, अंतरराज्य सीमा पूछी जाती है तो झालावाड़ और बाड़मेर होगा, और स्थलीय अंतरराज्य सीमा पूछी जाती है तो झालावाड़ और भीलवाड़ा होगा। दोनों ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान रखना, क्योंकि बाड़मेर जो है वहां 228 किलोमीटर तो क्या बनाता है, अंतरराष्ट्रीय, क्या बनाता है, अंतरराष्ट्रीय, और शेष जो है 14 किलोमीटर, कितनी, 14 किलोमीटर यहां बनाता है
अंतरराज्य। तो टोटल इसकी स्थलीय सीमा आती है 242 किलोमीटर है, लेकिन पूरी जो सीमा है वह स्थलीय अंतरराज्य सीमा नहीं है। क्लियर हो गया? इसलिए ध्यान रखना, कहीं कह रहे हैं दोनों में अंतर क्या है। स्थलीय अंतरराज्य सीमा का मतलब है वह अंतरराज्य सीमा जो उस जिले की पूरी स्थलीय सीमा है। तो यहां भीलवाड़ा जिले की पूरी जो स्थलीय सीमा है वह अंतरराज्य सीमा है। लेकिन बाड़मेर की बात करें तो बाड़मेर की ध्यान रखना स्थलीय सीमा कितनी है, बाड़मेर की स्थलीय सीमा यहां है 242 किलोमीटर है। कितनी है? 242, जिसमें 228 अंतरराष्ट्रीय है और 14 क्या है? अंतरराज्य। इसीलिए बाड़मेर की जो स्थलीय अंतरराज्य सीमा कितनी है? 242 किलोमीटर है। ध्यान रखना, इसीलिए इसका उत्तर झालावाड़ और भीलवाड़ा सही होगा। ये आरएस में प्रश्न पूछा गया है और वापस कई बार ये रिपीट भी हो चुका है, इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। चलिए बाड़मेर ये ले लीजिए, बाड़मेर ऊपर वाला आपको समझ है, ये जो ऊपर वाला यह बाड़मेर, यहां बाड़मेर। क्लियर हो गया? चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से एक ही राज्य के साथ 2 बार अंतरराज्य सीमा बनाने वाले जिलों का सही युग्म कौन सा है? निम्नलिखित में से एक ही राज्य के साथ 2 बार अंतरराज्य सीमा बनाने वाले जिलों का सही युग्म कौन सा है? ए श्री गंगानगर हनुमानगढ़, बी भरतपुर धौलपुर, सी बांसवाड़ा डूंगरपुर और डी कोटा चित्तौड़गढ़। एक ही राज्य के साथ 2 बार सीमा बनाने वाले जिलों का सही युग्म कौन सा है? तो ध्यान रखना, इसके लिए भी हम मैप में बात करते हैं। यहां राजस्थान का, अब देखिए ऐसे कौन से जिले हैं जो एक ही राज्य के साथ 2 बार सीमा बनाते हैं? तो यहां जो जिला आपको दिख रहा होगा, यह जिला है कोटा। कौन सा है? कोटा। और यहां पर सीमा बनाता है किसके साथ? मध्य प्रदेश के साथ। और यहां पर भी यह सीमा बनाता है किसके साथ? मध्य प्रदेश के साथ। इसलिए एक तो जिला कौन सा होगा? कोटा। दूसरा ध्यान रखना, दूसरा यह जो जिला है यह है चित्तौड़गढ़। कौन सा है? चित्तौड़गढ़। और यह चित्तौड़गढ़ यहां पर बनाता है मध्य प्रदेश के साथ, और यहां पर भी यह किसके साथ बनाता है? मध्य प्रदेश के साथ। इसका मतलब कोटा और चित्तौड़गढ़ ऐसे 2 जिले हैं जो एक ही राज्य के साथ 2 बार सीमा बनाते हैं। इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? डी, कोटा और चित्तौड़गढ़। अब देखिए बांसवाड़ा और डूंगरपुर की बात करें तो बांसवाड़ा जो है यह मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ सीमा बनाता है। किसके साथ? गुजरात। जबकि डूंगरपुर केवल किसके साथ बनाता है? गुजरात के साथ। भरतपुर किसके साथ बनाता है? तो यहां हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ बनाता है। धौलपुर यहां उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ बनाता है। श्रीगंगानगर यहां पाकिस्तान और पंजाब के साथ बनाता है। और हनुमानगढ़ यहां पंजाब और हरियाणा के साथ बनाता है। इसीलिए यहां ऐसे जिले हैं जो एक से अधिक राज्यों या अन्य से बनाते हैं। केवल यहां जो है यहां एक ही जिले के साथ 2 बार सीमा बनाने वाले हैं। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो हम लोगों ने पहले जो राजस्थान की स्थिति, विस्तार और सामान्य जानकारी को लेकर हमने बात की थी, उनको लेकर हमने बात की। तो ये था आज का एक तरह से रिवीजन क्लास ही कि जो हमने पिछले क्लासों में पढ़ा उसको किस तरह से पूछा जा सकता है। ये था आज के लिए। अब कहीं कह रहे हैं कि सर कल क्या टॉपिक होगा? तो देखिए कल हमारा टॉपिक होगा राजस्थान के भौतिक प्रदेश। उसमें हम वर्गीकरण को लेकर बात करेंगे कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण किस आधार पर किन किन लोगों ने किया है। तो इसीलिए आप कल राजस्थान के वर्गीकरण को लेकर, भौतिक प्रदेशों को लेकर पढ़ के आइए। जिन्होंने भी कोर्स खरीद रखा है वह जो आपको रिकॉर्डेड वीडियो दे रखे हैं वह देख के आएंगे तो आपको समझ में आएगा कैसे प्रश्न पूछेंगे। और राजस्थान का वर्गीकरण को लेकर आरएस है, कॉलेज लेक्चरर है, फर्स्ट ग्रेड है और जो भी आरएस के समकक्ष एग्जाम होते हैं उनमें बहुत जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यह जो क्लास है हम हर बार एक टॉपिक जैसे ही पूरा होगा उसके बाद प्रश्न उत्तर लेके आएंगे ताकि आपका एक ही दिन में पूरे जो हम 2-3 सप्ताह के बारे में जो अध्ययन करते हैं वह आपका रिवीजन। अब मुझे आप लोगों को यह बताना है कि आपको यह क्लास कैसी लगी और हम इस क्लास को कितना अच्छा बना सकते हैं, किस तरह से हम इंप्रूवमेंट करें। तो अपने सजेशन जरूर बताइए कि आपका सजेशन दीजिए कि हम इस क्लास को कितना और अच्छा कर सकते हैं। इसी के साथ सभी को शुभ रात्रि। थैंक यू।